अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक, और पब्लिक मुझे कहती है सुहा अफजल और आपको कहती है अब्दुल रऊफ साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। और इनको कहती है हरमीत सिंह। इनको देखिए यहाँ कौन है, यहाँ से सीधा रास्ता हमारा इस्लामाबाद जाता है। हाँ, हम घूम फिर के सीधा वो क्या इस्लामाबाद कहते हैं, पहुंच जाते गर्चे सफ़र हयात का काफ़ी तवील था, हैं। मैं महकदी की राह से होकर गुजर गया। क्या बात है सर, सुबह सुबह आपने बिल्कुल हरमीत वाली बात की। हरमीत में सुबह सुबह शो शुरू होने से पहले एक ऐसा ट्रैक लगाते हैं कि वो हमें अप ट्रैक कर देता है, तो बस फौरी हम चलते हैं इस्लामाबाद। हरमीत कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर। कैसी है आपकी सुबह इस्लामाबाद में? जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आपकी बात दुरुस्त है। वैसे अगर हम देखें सुबह तो बड़ी खूबसूरत होती है इस्लामाबाद की। उमूमन हम यहाँ पे कमाल की हल्की फुल्की धूप, और अब तो सर्दी भी ज़्यादा हो गई है, थोड़ी सी ठंडक ज़्यादा फील होती है। एक तो गुज़िश्ता साल जिस तरह की सर्दी थी उस तरह की नहीं है, लेकिन हाँ जिस तरह लाहौर का मौसम है तो उससे कदरे बहुत ज्यादा बेहतर है यहाँ का मौसम। बेहतर है। नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है हरमीत, लाहौर का मौसम भी सर अब अच्छा हो गया है। रात को भी अच्छी खासी जो खुनकी है वो महसूस होती है, सुबह के टाइम भी धूप जो है और वो ठंड का इम्तिजाज काफी अच्छा लगता है। तो फिलहाल लाहौर के बारे में ऐसी बात नहीं करनी सर, लाहौर है। खैर जी, बात शुरू करते हैं। आज बात शुरू करते हैं जो मुआशी क्लाउड छाए हुए हैं, बादल छाए हुए हैं, उनसे हटने का इंतजार किया जा रहा है। कोई तरीका हो जाए, कोई तरकीब हो जाए, पाकिस्तान को मुश्किल वक्त से निकाला जा सके। और इसके लिए पाकिस्तान ने सऊदी अरब को दरख्वास्त की है कि $3 अरब मज़ीद हमें कैश में रखवा दें हमारे, क्योंकि हम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को पहले भी रिक्वेस्ट की थी और $3 अरब पहले भी सऊदी अरब के रखे हुए हैं हमारे पास, जो वो किसी भी वक्त वापस मांग सकते हैं अगर हालात ख़राब हो तो। उसके बाद क्या होगा सर? जी हरमीत, तो मतलब यह है कि बहुत मुआशी तौर पे मुश्किलात का शिकार हैं। अगरचे कल जब वज़ीर ख़जाना ने तीसरी बार मुलाकात की सदर आरिफ अलवी से, उनको इस बात का यकीन दिलाया कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, लेकिन इस कॉन्फिडेंस की वजह समझ में नहीं आ रही मुझे। तो कम अज़ कम मैं समझ नहीं पा रहा कि डिफ़ॉल्ट के करीब हम बिल्कुल बहुत पहुँचे हुए हैं। हमें 5 से 7 आपकी बात दुरुस्त है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि सियासी जो अदम इस्तेहकाम चल रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जब आपकी ये स्टेबिलिटी होती है मुल्क में पॉलिटिकल, तो कम से कम मईशत दुरुस्त समत में जाती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो भी पार्टी इक़्तिदार में आती है, जो अपोजिशन में जाती है, तो वो सड़कों पे आ जाती है। और ये सिचुएशन हम पिछले बल्कि 10 साल से ही देख रहे हैं कि ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप हमेशा जिक्र रऊफ साहब आप अपने शो में करते रहते हैं और हमेशा की मईशत की बात करते हैं कि एक टेबल पे बैठ के कहीं ना कहीं इसका हल निकाला जाए, जिस तरह दीगर ममालिक ने निकाला है। जिस तरह हमने देखा कि 1994 में जब नरसिम्हा राव भारत के वज़ीर-ए-आज़म बने, तब उसके बाद वहाँ पे ये कमिटमेंट हुई कि आगे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन मईशत के हवाले से हम एक प्लेटफॉर्म पे होंगे। और आज हम देख रहे हैं कि आज दुनिया की बड़ी 5वीं वो मईशत बन चुकी है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो हम सिर्फ मेरी नगमों पे ही चल रहे हैं। तो ये सिचुएशन जो है ये बहुत वर्स्ट से वर्स्ट होती चली जा रही है, और इसके लिए लाएमल तय करना होगा, चाहे वो तहरीक इंसाफ है या हुकूमती जमातें हैं। कम से कम ये एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के कोई हल निकालना होगा। ऐसा नहीं होगा कि अब 2 महीने हुए ने, फिर इलेक्शन की कॉल, फिर जाके धरना, फिर जाके सड़कों पे आना। अब आपने दुरुस्त फरमाया कि इसहाक डार की तीसरी मुलाकात हुई, हालांकि इस मुलाकात के हवाले से नवाज शरीफ के बहुत सारे खदशात हैं और वो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात के लिए इमरान खान साहब के साथ बैठा जाए। और इमरान खान साहब इससे कबल जिस तरह पहली उनकी स्पीच थी तो उनमें से उन्होंने क्या कहा था, किस किस्म का खिताब उन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर क्या कहा था, ये सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड हैं। तो ये सिचुएशन है। एक तरफ तो हम देखें जो इन्वेस्टर है उनका एतबार उठ गया है, उसी तरह एतबार रहा नहीं है। हमने बाहर दुनिया को उसी तरह एंगेज करने की जो कोशिश की वो भी नाकाम हमें अब नज़र आ रही है। तो इस वजह से अब डॉलर की जो रेल पेल है उसमें भी कमी आ रही है, बाहर से डॉलर भी नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे जो इन्वेस्टर हैं वो भी तजब्जुब का शिकार हैं कि क्या किया जाए। तो इस वजह से स्टॉक एक्सचेंज की आप हालत देखें। फिर आपने जिक्र किया कि रिजर्व हमारे पास अब $7 अरब के रिजर्व हैं, उसका भी वो भी हमारे नहीं है। तो इस वक्त आपको पता है कि हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या सऊदी अरब के पास जाना या चाइना के पास जाना। दीगर ममालिक ने तो हम पर भरोसा ही करना छोड़ दिया है, इमदाद करना ही छोड़ दिया है। तो ये सारी सिचुएशन है जो रियलिटी है ग्राउंड की। और अगर हम देखें इसहाक डार साहब के आने के बाद भी कोई
बदलाव हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन हरमीत, ये तो चले अपने प्रोग्राम में हम बारहा सर आपने कई दफ़ा अखबार की सुर्खियां हो, रिपोर्ट्स हो शेयर किए कि हम डिफ़ॉल्ट के कितने ज़्यादा करीब हो गए हैं, 60 से 8% बाकी है, जिसके बार बार हम एम्फसाइज करते हैं बताने के लिए। लेकिन सर ये पॉजिटिव अप्रोच जो है इसहाक डार साहब की, तीसरी मुलाकात में भी वही कह रहे कि डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा पाकिस्तान, वो हम भी चाहते हैं कि ना करें, लेकिन कोई टेक्निकलिटीज, कोई पॉइंट्स, कोई मैशत बेहतर होती नजर आए तो हम भी आपकी बात पर यकीन कर लें। बहरहाल एक नहीं दो नहीं, एक सवाल ये उठता है कि इसहाक डार साहब, इसका जवाब एक हद तक हरमीत ने दे दिया है कि इसहाक डार साहब ने सदर मुमलिकत से तीसरी मुलाकात क्यों की। लोग इस बारे में सवाल उठाते हैं या नून लीग के हल्के कह रहे हैं। बुनियादी तौर पे बात यह है कि इसहाक डार कायल करने की कोशिश कर रहे हैं सदर अलवी को कि वो आगे जाके इमरान खान और उनकी पार्टी को कायल करें कि एक मुफाहमत की राह निकल सके। चूँकि बाहर की दुनिया में जो इम्प्रेशन हमारा जब ये जाता है कि ये तो लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस बाहर की दुनिया में और ख़राब हो जाता है। उस कॉन्फिडेंस को बहाल करने के लिए ज़रूरी है कि ये तमाम पार्टियां आपस में मिल बैठ के मुल्क का सोचें। और हम बारहा ये बात कहते हैं कि मिसाक मईशत का एक फार्मूला दिया हुआ है। हालांकि कल फजलुर रहमान साहब ने जब बात की, जैसे इसहाक डार की कोशिशें हैं, उन कोशिशों में पानी फिरता नज़र आता है, क्योंकि फजलुर रहमान साहब ने कहा कि किसी भी सूरत में इमरान जैसे शख्स से हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन ये हटदर्मी नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में, किसी भी तरफ से, किसी भी पार्टी की तरफ से, क्योंकि बहुत संगीन और नाजुक सूरत हाल है। और इसके बारे में हम वार्न करते चले जाते हैं, अपने लोगों को भी बताते चले जाते हैं कि संगीन सूरत हाल से निकलना हमारे लिए। इस तरह से दो सूरत हाल हो गई, या तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से या इंडिविजुअल एज अ पार्टी। और ऑब्वियसली पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी है मुस्लिम लीग नून, तो एज ए इंडिविजुअल वो अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, या पीडीएम के अगर प्लेटफॉर्म से करना है तो फिर 13 जमातों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। ये बड़ी कॉन्ट्रोडिक्शन सी है जो कि बार बार देखने में आ रही है। लेकिन सर एक प्रेडिक्शन भी है हमारे पास, वो जरा शेयर कर लेते हैं। 2075 तक पाकिस्तान दुनिया की छठी बड़ी मेशियत बन सकता है। ये जो रिपोर्ट है ये गोल्डमैन सैक्स की प्रेडिक्शन से गोल्डमैन सैक्स की है, लेकिन मसला ये है कि वो जो हालात चल रहे हैं और जो 2075 की बात हो रही है, जिस किस्म की सियासी पार्टियों की लड़ाइयाँ चल रही हैं और कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट का रोल है, तो ये सारी सिचुएशन को देख लेते हैं तो ये चीजें हमें नजर नहीं आती हैं। लेकिन इसके लिए एक पेज पर सबको मिलना होगा और जाके इसके लिए कोई ऐसी चीजें लाएमल तय करना होगा जाके। अब दुनिया, अब तो ये प्रेडिक्शन इससे पहले भी की जा रही थी, पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मईशत के तौर पर उभर के आ जाएगा, लेकिन हमने देखा कि वही पॉलिटिक्स, वही किस्म की चीज़, वही पुरानी सियासत, उस चीज़ से हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और आगे अगर नहीं बढ़ेंगे तो वो जो गोल जो आपकी बात है वो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिकली चीज़ें करनी पड़ेंगी, होना बहुत जरूरी है। हरमीत, सबसे अहम बात इस रिपोर्ट में यही की गई है कि अगर माशी पॉलिसीज स्ट्रॉन्ग होंगी, अगर अच्छी बेहतर होंगी तो मतलब तो वाली बात है। अगर के साथ तो मतलब तब होगा कि अगर हो जाए, ये अगर मगर के फेर से हम पता नहीं कब निकलेंगे। बहरहाल आगे चलते हैं। कल अरशद शरीफ की जो पेशरफ्त हुई, हरमीत अभी उसके बारे में बता भी रहे थे, उनका मुकदमा दर्ज कर लिया गया बिलाखिर। और जो एक रिपोर्ट है जो तहकीकाती कमेटी है उसने रिपोर्ट पेश की थी, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ़ की उनकी, लेकिन उसमें कुछ थोड़ी सी अभी कमियां हैं और उसके हवाले से एक GIT नई बनाई गई है। कमियां ये हैं कि वो जब कमेटी गई है वहाँ पे तो 3 मुश्तबा जो लोग हैं केनिया के, उनके इंटरव्यूज़ करने से उनको, जिनके ऊपर शक है कि उन्होंने गोली चलाई और अरशद शरीफ की मौत हुई, लेकिन उनमें से 2 के इंटरव्यू हो सके, एक केनिया की पुलिस ने पेश नहीं किया, उसका इंटरव्यू अभी होना बाकी है। इसी तरह से कुछ और चीज़ें हैं, जैसे बारहा ये सवाल उठता है कि मुराद सईद ने जो रखा हुआ है लैपटॉप अरशद शरीफ का अपने पास, वो क्यों नहीं दे रहे। इतना अरसा अगर उसको देर हो गई है, अगर उसमें कोई एविडेंस थे वो अब तक साफ हो चुके होंगे, ख़त्म हो चुके होंगे। कल अरशद शरीफ की वालदा ने भी कुछ नाम दिए हैं, उस हवाले से हरमीत ही बता रहे हैं। हरमीत, अरशद शरीफ की वालदा ने कुछ नाम दिए हैं और इस मामले में और पेशरफ्त क्या है? जी बिल्कुल रऊफ साहब, ज़ाहिर बात है कि वालदा की पहली भी अपील थी और उसने बैन अक़वामी एक चैनल को भी इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने जो नाम हमारे सामने आ रहे थे उन नाम का जिक्र उन्होंने पहले भी कहा था कि ये नाम इन्वॉल्व नहीं है। और जिस से मीडिया पे आ रहे थे उस वक्त उन्होंने कुछ और नाम का जिक्र किया था और वो बैन अक़वामी मीडिया के ज़रिए भी
वो खबर हम तक पहुंची थी और कुछ ज़राए जो थे वो भी ये बता रहे थे कि अरशद शरीफ साहिबा की जो वालदा है वो मुतमईन नहीं थी और कल उन्होंने कुछ नाम दिए हैं, वो जो दरख्वास्त है उसमें कुछ नाम भी दर्ज हैं। तो अब देखना ये होगा कि क्या उन नामों से भी जो नाम दिए गए क्या उससे भी तफ्तीश होती है या नहीं होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बहरहाल हम देख रहे हैं कि अगर हम माजी को देखें, रऊफ साहब तो जुडिशल कमीशन आपके सामने है, हामिद मीर साहब का, मतीउल्लाह जान साहब का केस भी आपके सामने है, दीगर अफसार आलम का केस भी आपके सामने है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस पड़े हुए हैं या दीगर ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं जिस पर अभी भी इंसाफ नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि इस पर भी हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए, उम्मीद का दामन जो है छोड़ना जो है वो नहीं चाहिए। लेकिन बहरहाल जो चीज़ें माजी में हमने देखी है हमें उससे भी अंदाज़ा लगाना चाहिए कि आगे क्या होगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से बहुत पेचीदगी हो गई है और हकीकत ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि इस हवाले से केस ख़राब कर दिया गया है। इतना अरसा जो गुजर गया, इस अरसे में बहुत से शवाहिद मिट जाते हैं। अच्छा, इस हवाले से एक फैसल वाबडा का भी बयान जो था, जो मीडिया पे तो उन्होंने दिया, लेकिन जब तहकीकाती कमेटी ने उनसे इंटरव्यूज़ किए तो उनका कहना यह है कि फैसल वाबडा कुछ भी ना बता सके, कुछ भी ना कह सके। इस हवाले से भी मतलब बहुत ही एक ऐसी चीज़ हुई है जिससे कहा जा सकता है कि कोई क्लैरिटी हमारे सामने नहीं आई। खैर, हम आगे चलते हैं, इसके बारे में हमने मैं समझता हूँ कि अगर ये सबसे पहले तहकीक की जाए उन चीज़ों के हवाले से कि 26 और 27 ये पर्चे जहाँ कटते हैं और कौन काटता है, इसके हवाले से अगर तहकीकात कंप्लीट हो जाए तो सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि कौन करता है, कौन किसके पीछे। ये सबसे बड़ा इशू है कि हम बैठे एक जगह में होते हैं और 25-26 पर्चे जो है मुख्तलिफ मुल्क के इलाकों में कट जाते हैं और ये भी नहीं होता कि दरख्वास्त गुजार जो है वो कहाँ से आता है और कैसे दरख्वास्त दे के चला जाता है। और हरमीत, उसके बाद एक अहम चीज़ जो जाते जाते बहुत दफ़ा इस पर बातचीत की गई, इमरान की अगर हम बात करें जो कि सहाफ़ी हैं और अगर हम बाकी तमाम सहाफ़ी बरादरी की बात करें तो बारहा ये बात हुई कि हमें बताया जाए कि आप इस मुल्क में आपको धमकियाँ दी जा रही हैं, आप सिक्योर नहीं है तो हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर 12 के 12 मुख्तलिफ शहरों में आपके मुकदमात दर्ज है और उस वक्त आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि आपने किसी भी सहाफ़ी को सिक्योरिटी देनी है या उसकी जान की फ़िक्र करनी है, लेकिन जब वो मौत हो जाती है और उसके बाद हम देखते हैं कि जब ये केसेस सामने आते हैं तो इंसाफ ना मिलने की एक हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। जितने नाम आपने लिए हरमीत, उन सब में से कोई एक बताएं कि सोशल मीडिया पे कैसा बूस्ट मिलता है उस केस को। उस वक्त हम सब मिलकर बात करते हैं, लेकिन रही बात इंसाफ की तो सर मेरे ख्याल से अब इस केस को इतना प्रोलॉन्ग किया जा रहा है। एक नई कमेटी तश्कील देने की बात की गई है कि हम जो पिछली कमेटी है, जो पिछली हमने पूरा बेंच बनाया, हम उसको मसरत करते हैं, हम एक नई कमेटी तश्कील जाएगी जो तहकीकाती कमेटी होगी। आपके तो GIT है, GIT पहले GIT नहीं बन पाई थी चूँकि उसमें कुछ नामों ने अपने नाम वापस ले लिए थे। बहरहाल आगे चलते हैं। नासिर कादमी साहब की आज 97वीं बरसी मनाई जा रही है, सालगिरह मनाई जा रही है, आई एम सॉरी 97वीं सालगिरह है नासिर कादमी साहब की। धीमे लहजे के, छोटी बहर के शायर, बेपनाह खूबसूरत गज़लें, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, हाल दिल हम भी सुनाते लेकिन क्या बात है, जब वो रुखसत हुआ तब याद आया। सर क्योंकि मुझे भी एक शेर याद आ रहा है, हाँ, दिल तो अपना उदास है नासिर, शहर क्यों साएं साएं करता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा शेर बोला तुमने, उनका पढ़ा है। तो नासिर कादमी साहब तकसीम के बाद लाहौर में आके बस गए थे और 47 बरस की उम्र जो उन्होंने यहाँ पे गुजारी है उसके माल रोड के ऊपर टहलते चहलते कदम उनके जो हैं वो उनके निशान वो कहते हैं वहाँ पे मौजूद होंगे। बड़े धीमे अंदाज में कृष्ण नगर में वो रहते थे, वहाँ से चलते हुए वो आया करते थे पार्क टी हाउस में, और पार्क टी हाउस में बैठ के दोस्तों के साथ, यारों के साथ वो जो एक उनकी मंडली होती थी, मीर से बहुत मुतासिर थे, मीर तकी मीर से, और इसी वजह से उनको बाद लोग छेड़ा भी करते थे कि शेर होते हैं मीर के नासिर, लफ्ज़ कुछ दाएं बाएं करता है। तो इतने मुतासिर थे कि वो उनकी शायरी में, उनके मज़ामीन में वो अक्स नज़र आता था, वो तो ज़्यादातर अक्कासी करते थे, तो इसलिए लोग उन्हें बहुत पसंद करते। सर एक और अहम बात जो आप कोट कर रहे थे, उनके धीमे और आम फहम जो लहजा था ना, मतलब एक रिलेट कर पाते हैं, आम फहम अंदाज में, जैसे कैजुअल और कैंडिड होता है ना, मतलब आप रिलेट कर पाते हैं कि आपके जज्बात ऐसे हैं, आपकी आपके एहसासात ऐसे हैं, तो वो जो उनकी कैंडिड तरीका था उसको लोग बहुत ज़्यादा रिलेट करते थे, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता था। बहुत आसान इशारे हैं, उदासी बहुत उनकी शायरी में मतलब वो पाई जाती है। और वो जो है नैरा नूर ने गाया भी हुआ, फिर सावन रुत की पवन चली तुम याद आई, फिर पत्तों की पादे बजी तुम याद आए,
फिर शदीद कागा यादों में बोला रहते घर थे। के सूने आंगन में, क्या बात है, वो क्या बहुत बात, बहुत क्या खूबसूरत अंदाज में है। तो आज इनको याद करेंगे लोग, उनके दोस्त अहबाब जो हैं, 97वीं उनकी पैदाइश का दिन है, तो इस हवाले से हमने सोचा हम भी आप तक पहुंचा दें। उनकी जो शेरी मजमू है, सबसे पहले उनका जो मजमू आया वो पहली बारिश था, फिर आते ही मकबूलियत उसने हासिल कर ली। निशात ख्वाब उनका है, दीवान, सुर्खी छाया, ये उनके मजमूए हैं। और अब तो कुलियात भी उनके मिल जाते हैं जिसमें तमाम इनके मजमूए मौजूद हैं। इनको ज़रूर पढ़ना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए। हम चलते अपने जी सर, एक और चीज़ मैं कोट करना चाहती हूँ, वो ये कि इनके अशार जितने भी हैं या मज़ामीन है सर, वो आसान भी बहुत हैं, याद भी हो जाते हैं जल्दी। हाँ। अगर बाकी अशार की निस्बत याद कीजिए, हमने बहुत सारे अशार पढ़े हैं, बहुत सारा हवाला दिया है, वो मैक्सिमम जो है आपने सुना होगा और आपने कहीं गानों में, कहीं सोशल मीडिया पे वो कोट हमेशा ऊपर नीचे रहते हैं और आपको आसानी से याद भी हो जाते हैं। तो ये हमारा उनको ट्रिब्यूट करने का एक तरीका था। अब हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारा एक डिटेल रन डाउन है, वो आपको बताना है। टॉप स्टोरीज हमने आपको सर डिटेल में हम डिस्कस कर लेंगे, टॉप स्टोरीज को उस पर चलते हैं, ठीक है। डेली डोज आपको देते हैं। डेली डोज जो है उसमें पहला डोज आपको हम क्या देंगे भाई, बाज़-औक़ात शौबदाबाजी महंगी पड़ जाती है, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए होती है कोई ऐसा ट्रिकी काम करने के लिए। लेकिन चलिए जी, जब बुरा वक्त आया हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। सर तलवारें निगलने वाले मशहूर शौबदाबाज ने अपने ही जिगर और फेफड़ों को शदीद जख्मी कर लिया। ये काम जो है वैसे ना ही करें तो बेहतर है। डोंट ट्राई एट होम, कोई हाँ, डोंट ट्राई इट फॉर गॉड सेक, मतलब ये जो है ये बहुत ही एक्सपर्ट माना जाता है, स्टंट मैन जो इस तरह के काम करता था कि तलवारें और चाकू निकल जाता था और अपने पेट में ले जाता था। ये विजुअली भी उसको देख रहे हैं। सर आपने देखे इंडियाज गॉट टैलेंट में, अमेरिकन गॉट टैलेंट में इस तरह के स्टंट्स बहुत ज़्यादा किए जाते हैं ना। उसमें मैं शोज़ का नाम ले रही हूँ इसलिए क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसा ट्रेंड करते हैं और उसके बाद फिर घर में लोग इसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा डोंट ट्राई टू एट होम, ट्राई एट होम। और सर ये जो है ना, इन्होंने पहले भी अपने आप को ज़ख्मी किया है, ऐसा नहीं कि पहली दफ़ा किया है, लेकिन फिर नहीं रुके और रुकने अब इस दफ़ा जो उन्होंने ज़ख्मी किया है तो फौरी तौर पर उनको अस्पताल लेके गए और जब डॉक्टर्स ने उनका ऑपरेट किया तो देखा तो अंदर से उनके सारे पार्ट्स शदीद ज़ख्मी हैं। और सर एक वेबसाइट पर उनके बारे में ये लिखा हुआ है कि मुझे जो है ना वो मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स जो हैं, मतलब अज़ा वो चाहिए, और वो वहाँ पर अपील कर रहे हैं लोगों से कि मैं बहुत ज़ख्मी हो गया हूँ तो आई नीड योर हेल्प। सैन डिएगो से इनका ताल्लुक़ है और आलमी शोहरत याफ्ता ये शोबदाबाज थे हैं, बल्कि अभी भी 59 साल इनकी उम्र है और एक ज़माने तक ये इस किस्म के शोबदे दिखाते रहे हैं। लेकिन फिर जो हमने कहा कि इस तरह में ख़तरे बहुत होते हैं और वो ख़तरा इन्होंने मूल लिया और फिर वो यही हुआ कि अपने आप को जख्मी कर लिया। हालांकि सर ये कहते हैं कि मैं ना इस तरह का स्टंट करने से पहले मुराकबा करता था, मतलब जैसे मेडिटेशन कहते हैं ना कि आप जितने मर्जी मुराकबे करें, जब आप तलवार लेके भाई इतनी तेज धार वाली फेफड़ों तक अंदर आपके मैदे तक जा रही है, तो आप सोचे वो कैसे आपकी नाजुक सी वेन्स और आर्टरीज और कैसे आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, हाउ इज इट पॉसिबल। तो भाई ये ज़ख्मी हो गए, हमने कहा आपको ज़रा बता दें कि ऐसी शौबदाबाजी करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा सर अगली खबर देते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, मुझे तो सुनकर और देखकर बहुत प्यार आया सर, लिटरली मुझे बहुत प्यार आया। आपको पता है कि यूक्रेन और इस वक्त जो है वहाँ पर क्या सूरत हाल है, लेकिन सर वहाँ का एक फ़ौजी है जो सर अपने पूरे यूनिफॉर्म में, अगर आप बूट्स की बात करें, और ख़ातून है, फ़ौजी खातून है, बूट्स की बात करें या बुलेट प्रूफ जैकेट की बात करें, उसके सारे असलहे से लेस होने की बात करें, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी शदीद सर्दी में और इतने स्ट्रेस वाले माहौल में एक खूबसूरत सा गाना लगाकर वो रक्स कर रही हैं। वायरल हुई वीडियो और ये देखिए चारों तरफ बर्फ पड़ी हुई है और ऐसे में जब गोलियां चलने के पीछे आवाज़ें आ रही हैं और धमाके हो रहे हैं, ऐसे में सब कुछ भूल के ये फौजी खातून जो है ये इसने रक्स किया और सर क्यूट लग रही ना, मुझे तो बहुत प्यार आया इस पर। देखिए ना सर वहाँ पे अगर हम और वैसे भी रोज़ा जिस तरह जब जंग शुरू हुई थी तब ये कहा जा रहा था कि बहुत जल्द जो है यूक्रेन पर कब्जा हो जाएगा, लेकिन हमने देखा कि लोगों का जिस तरह रद्द अमल है उसमें भी बड़ी तेजी है और लोग जो है वो फौज में भी शामिल हो रहे हैं और वो फौज के साथ भी खड़े नजर आ रहे हैं। तो ये चीज़ हमने देखी और ये देखिए वीडियो में भी बड़े वो आप देखें ना, एक तरफ गोलियां चल रही है तो दूसरे वो रक्स भी कर रही है, कहीं ना कहीं एक तरफ तो एक हौसला भी है अपने फौजियों के लिए, अपने जवानों के लिए, अपने अवाम के लिए। आप ये देखो कि सबसे बड़ी बात यह है कि खातून है, चाहे मर्द हो, ख़वातीन हो, बच्चे हो, बूढ़े हो,
यूक्रेन के लोग वो अपने मुल्क को बचाने के लिए आगे आए बिल्कुल ऐसी और वो महाज के ऊपर पहुंचे हुए हैं। ये ठीक है कि रक्स कर रही है वो खातून, लेकिन वो हौसला बढ़ा रही है, जैसे आपने कहा हरमीत, और मतलब उसका अपना एक अंदाज है, लेकिन वो ये बता रही है, साथ में पैगाम ये दे रही है कि इस जंग ने हमें परेशान नहीं किया, हमारे हौसले बड़े बुलंद हैं। हाँ हमारे हौसले बहुत बुलंद है। ये वीडियो दिखाए ना दोबारा से दिखाएं, बार बार दिखाएं। बल्कि से मैं आपको बता रही हूँ कि आप इमेजिन करें, पिक्चर को मैं डिपिक्ट करने की कोशिश करें कि पीछे से गोलियों की तड़तड़ाहट उठे और फिर गाना भी लगाओ और फिर गाना लगा और फिर रक्स करे। वैसे जिस दोस्त ने ये वीडियो बनाई है वो कह रहे थे कि बहुत ज्यादा ठंड है वहाँ, शदीद किस्म की सर्दी, बर्फबारी भी हुई हो, इर्द गिर्द बर्फ ही बर्फ है ना। मतलब वैसे जिसने बनाई है वीडियो वो कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि अपने आप को वार्म अप करने के लिए ना, इतनी ठंड में आप थोड़ा सा डांस करते हो, फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो यू गॉट वार्म अप, तो वो वार्म अप के लिए भी कह सकते हैं। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि इतने स्ट्रेस वाले माहौल में इस लाइटर डांस की या डांस स्टेप्स की बड़ी अशद जरूरत थी। इन्होंने दैट्स व्हाई शी डिड दैट। चले जी, बहुत अच्छी बात है। ऐसी हौसले, आपको जिंदगी भी ऐसी नचाती है तो आपको भी इतना ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ नाचते रहना है। अच्छा सर, अगली खबर हम देते हैं सर कोयटा में। ये वैसे लाहौर में भी हुआ था, लेकिन चलिए अभी आपको कोयटा से खबर देते हैं। कोयटा में बेनज़ीर भुट्टो का एक मुजस्समा नस्ब है, वहाँ पर एक पार्क में ये नस्ब है और वो पता नहीं क्या सर, बेनज़ीर भुट्टो समंगली रोड पे पार्क में, पार्क भी उनके नाम से मंसूब है वो, और वो लग नहीं रही बेनज़ीर भुट्टो, पता नहीं सर कौन लग रही है, मुझे नहीं समझ आता। कि आपको याद है अल्लामा इकबाल का एक मुजस्समा लाहौर में भी इस तरह का लगा था और उसको बहुत शदीद तनकीद का निशाना बनाया था, इस किस्म का वो बनाया गया था। हाँ, ये जो मुजस्समा जो है यहाँ पे देखें ना कि इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट होने के बावजूद रऊफ साहब ये क्या हो रहा है। आप देखें कि वो जो अगर हम वहां पे देखें जो अल्लामा इकबाल साहब का मुजस्समा था वो भी सरकारी पैसों से ही बना था और सरकारी किसी आर्टिस्ट के जरिए वो किया था, अप्रोच की गई थी। यहाँ पे भी देखें कोयटा में भी यही हुआ है। लेकिन आप देखें कि ये सिचुएशन है कि इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट होने के बावजूद इस किस्म का मुजस्समा, यानी मजाक है यार। लेकिन आपको पता है वो तो अल्लामा इकबाल के दूर के कहीं दोस्त और कजन भी नहीं लग रहे थे ना, वो तो ऐसा मुजस्समा उन्होंने बनाया था। लेकिन ये बेनज़ीर भुट्टो भी कहीं एंगल से नहीं लग रही सर। इसको जब सोशल मीडिया पे किसी ने पिक्चर खींच के डाला, ऑब्वियसली इसलिए डाला कि देखिए आप किस तरह से हमारे लीडर्स जो हैं उनकी मतलब फेस चेंज करके और उनकी ना इस तरह से आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा जी, इसके नीचे सर फिर बहुत सारे कॉमेंट सेक्शन में लोग शुरू हो गए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कोयटा में बहुत सारे बड़े आर्टिस्ट हैं, वरना आप यहाँ पे पैसे देके किसी को बड़े शहर में से किसी आर्टिस्ट को बनवा सकते थे। लेकिन फिर अब पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा है सर, उन्होंने फाइनली जो है वो इस मुजस्समे को उतार दिया है या उतारने की फिलहाल अपील की है कि इसको फौरी तौर पर यहाँ से हटाया जाए। सर देखिए अब क्लोज हुआ है, हाँ क्लोज हुआ है। अब वो बेनज़ीर से शक्ल नहीं मिलती, फीचर मुख्तलिफ है, स्टाइल मुख्तलिफ है। तो ये वीडियो में आप देखो कि पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं उन्होंने मुजस्समा उतार दिया है और उन्होंने कहा कि हम अपनी लीडर की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते जिस तरीके से ये मुजस्समा बनाया गया है। फेस फीचर्स मैच नहीं कर रहे और आपके फेस अट्रैक्शन, आपको उनका जो सर एक अटायर है ना, अगर हम ओवरऑल देखें तो बड़ी खूबसूरत पर्सनालिटी की हामिल हमने उनको हमेशा पिक्चर्स में वीडियोस में देखा है। ऐसे मामलात में बहुत एहतियात करनी चाहिए। हरमीत जैसे अभी कह रहे थे कि आप जिस वक्त किसी को ठेका देते हैं, अब सरकारी तौर पे पैसा कमाने के लिए या खुद खाने के लिए, जिसमें पैसा बड़ा इन्वॉल्व हो जाता है। जिस वक्त आप किसी को ठेका देते हैं, कोई आम से आर्टिस्ट को आपने ठेका दे दिया, उसने अपने भी पैसे बनाए, ऑर्डर देने वाला है उसको भी खिलाए, तो बेड़ा गर्क हो जाता है। मतलब उसमें आप ये देखो बहुत रंज और गुस्से का जो मुजाहरा है वो पीपल्स पार्टी के लोगों ने किया है। साहब आप देखें ना कि 500 का किसी कोई आर्टिस्ट इन्होंने ढूंढा होता है, उसका जो बिल निकलता है वो बनाया जाता है, लाखों में चला जाता है, जिसको जिस तरह खजाने से पास किया जाता है। ये सारे प्रोसीजर जो है हमने देखे हैं सरकारी सतह पर जिस किस्म के और डिस्ट्रिक्ट और जिलाई सतह पर जिस किस्म के मामलात होते हैं और जिस किस्म की करप्शन होती है। मैं तो एक तो उनके काम को देख के हैरान होता हूँ कि काम तो करते नहीं है, लेकिन करप्शन के मामला में बिल को 50 रुपए की चाय को 500 की कैसे बनानी है वो उनसे कोई बेहतर नहीं जानता है। हाँ, लेकिन अवाम ने सही रिएक्ट किया है सर। सोशल मीडिया बहुत बड़ी पावर है, सोशल मीडिया पे पिक्चर ऐसी वायरल नहीं हुई और लोगों ने आवाज़ उठाई और फौरी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा वहाँ पहुँचे और उन्होंने मुजस्समा फौरी तौर पर हटा दिया। सो हेंस प्रूव कि आपके सोशल मीडिया की बहुत पावर है। यही पीपल्स पार्टी के लोगों का कहना था कि एक लीडर जिसने मुल्क के अब एक तो ये मेरी समझ में नहीं आता, जब फिगर हमारे सामने आते हैं कोई 22 करोड़ कहता है, कोई 24 करोड़ कहता है, हम हैं कितने हमें पता ही नहीं। तो ये सेंसस होगा तो तभी पता चलेगा। सेंसस के बारे में भी ये है कि अभी
जो इलेक्शन कमीशन है उसने जब ये बात हुई कि जी इलेक्शन कब करवाए जाएंगे, तो उन्होंने कहा पहले सेंसस होगा, फिर हल्का बंदियाँ होंगी, फिर इलेक्शन होगा, तो जाके पुरानी हल्का बंदियों के ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन एनीवेज 22 करोड़ की हमारे पास जो फिगर आ रही है कि जी बेनज़ीर भुट्टो जब वो जिंदा होंगी उस वक्त शायद हम 22 करोड़ होंगे, कि उनकी वो लीडर थी, उनको उन्होंने राह दिखाई। मुझे मौका मिला हुआ बेनज़ीर से काफ़ी दफ़ा मुलाकात का, और बहुत ही मतलब एक वो सुलझी हुई पढ़ी हुई खातून थी, बहुत पढ़ी लिखी खातून थी, ऐसी लीडर थी जैसे लीडर वाकई बहुत अरसे में पैदा होते हैं। वो बहुत मैच्योर हो गई थी, अनफॉर्चुनेटली उनको ऐसे वक्त में मारा गया जब वो बहुत मैच्योर हो गई थी। तो बहरहाल वही जब अपने करियर के पीक पे होते हैं ना आप, जब आपको हर चीज़ अरूज पर मिल रही होती है। सर देखिए, बीइंग अ वुमन तो आप ऑब्वियसली बीइंग अ लीडर तो उनकी बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटी और अगर हम देखें उनकी क्रेडिबिलिटीज़ को देखें वो सारी बातें ठीक है, लेकिन बीइंग अ वुमन आप अगर ख़वातीन की बात करें तो वो उनके अटायर को बहुत पसंद करती थी, उनका दुपट्टा लेने को बहुत पसंद करती थी ना। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी मशरक़ी लिबास में वो इतनी खूबसूरत लगती थी, इतनी ग्रेसफुल लगती थी, लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे, तो मुझे तो वैसे ही वो बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। BMW की तारीख बताता अजायब घर है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है उन लोगों के लिए जो गाड़ियों के शदीद शौकीन है, और मेरे सर्कल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो BMW के दीवाने हैं सर। तो ये एक ऐसा म्यूजियम है जहाँ पर आपको शुरू से लेके अब तक BMW ने जितनी भी जिद्दत पैदा की है अपनी तमाम तर गाड़ियों में और जितनी टेक्नोलॉजी ऐड की है उसको सर यहाँ पर रखा गया है। राइट सर, पुरानी गाड़ियों से लेके नई गाड़ियाँ तक जो BMW जब पहली बनाई गई थी 1923 में शायद ये था, ये जब BMW पहली बनी थी। और उसके बाद मोटरसाइकिलों का भी प्लांट है, हर साल यहाँ से बेशुमार गाड़ियाँ बनती हैं और 25 लाख कारें तकरीबन और 1,20,000 मोटरसाइकिल BMW तैयार करती है। BMW कंपनी जो उनका स्लोगन है द अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन, अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन जो आप चलाते हैं उसकी अल्टीमेट। तो अभी तो BMW जो है वो बड़ा स्टेटस सिंबल है, यानी ऐसे लोग जो मर्सिडीज और BMW और ऑडी, ये 3 गाड़ियां ऐसी हैं जो आपको जब मिलेंगी तो आपको अंदाजा होगा कि जी ये अमीर कबीर लोग हैं जिन्होंने ये खरीदी स्टेटस है सर। और पहली जंग अजीम के बाद ये प्रोडक्शन जो है उन्होंने बंद कर दी थी, आपको पता है, जैसे आप बता रहे हैं कि बाइक्स भी बहुत बड़ी तादाद में बनाते हैं, फिर उस जंग अजीम के बाद दोबारा से इन्होंने शुरू किया इसको बनाना। सर देखिए यहाँ पर इस म्यूजियम में स्ट्रक्चर भी पड़े हुए हैं, मैप्स भी पड़े हुए हैं, सो दे वांट टू गेट यू नो गाइस कि किस तरह से उन्होंने अपना काम शुरू किया। और अगर अभी बात की जाए तो सर जैसा आप बता रहे हैं कि सालाना जो है वो 25 लाख कारें बनती हैं, और इसके अलावा बाइक्स की अगर हम बात करें तो 1,20,000 मोटरसाइकिल्स तैयार की जाती हैं, जो करंटली अभी ये फिगर है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इट्स अ सिंबल ऑफ समथिंग लाइक वेरी लग्जरियस गाड़ियों में से ना ये ऐसी गाड़ियां हैं जो लोग बड़ी पसंद करते हैं, लग्जरी साथ आती है मतलब उसके तभी। और BMW ने हाल ही में दुनिया की मशहूर जो गाड़ी है उसको भी ख़रीद लिया है, कंपनी का पूरा प्लांट उन्होंने ले लिया है। जहाज़ बनाने से इन्होंने शुरू किया था, जहाज़ के इंजन बनाने से, और वहाँ से कारों पे आए, तो बहुत कामयाब मॉडल है। और 110 अरब यूरो इनके एसेट्स हैं, 110 अरब यूरो अंदाज़ा करो अगर पाकिस्तान के पास हो तो हम इस मुआशी सूरत हाल का शिकार ना हो। बड़ी मैशत ना बने, पहली बड़ी मैशत बन जाए हम, ऐसा नहीं होता। हमसे बड़ी मैशत जो है वो BMW की है, एक कार कंपनी की है। तो वेरी साउंड्स आगे चले जी, मेरे ख्याल में ब्रेक की तरफ जाना है आगे। अब हम डिटेल में चलते हैं अपने रनडाउन की तरफ, लेकिन उससे पहले क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ब्रेक के बाद इमरान याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं। इनका प्रोग्राम भी चलता है GNN पे, बड़े ज़ौक़ शौक़ से मैं भी देखता हूँ। इमरान, कोई सवाल हैं जिनके मेरे ख्याल में हम जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं, और वो ये है कि वज़ीर आज़म जो हैं वो मफाहमत की कोई इशारा देते हैं, लेकिन फजलुर रहमान साथ ही ऐसी बात कर देते हैं जिससे पता चलता है मफाहमत वाली बात नहीं है। इसहाक डार साहब जाते हैं, सदर साहब को मिलते हैं, उनको कायल करने की कोशिश करते हैं, मफाहमत वाली बात होनी चाहिए। फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं, और PTI के लोग जो हैं वो इस पे बज़िद हैं कि असम्बलियाँ तोड़ देनी हैं। कल भी बयान आया
शाह महमूद कुरैशी का कि अगर हमारी बात ना मानी गई इलेक्शन के हवाले से हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे। और फजल रहमान साहब बात कर रहे हैं कि जी ऐसे हालात हैं कि इलेक्शन की डेट 1 महीना 1 बरस आगे भी बढ़ाई जा सकती है। अब ये सारी चीज़ें मुफाहमत, लड़ाई झगड़ा, इसमें कौन सी बात सही लगती है? क्या ऐसे हालात हैं कि जहाँ पे असम्बली की मुद्दत 1 साल बढ़ा दी जाए, या हुकूमत के ऊपर ऐसा प्रेशर है कि वो फौरी इलेक्शन की तरफ चले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, गुजारिश ये है कि 2-3 चीजें हैं, शायद मेरी बात किसी को बुरी लगे, लेकिन सियासतदान जो है हमारे, वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त ना अपनी अपनी गेम चला रहे हैं, अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। और जो जैसे आपने अभी अपने सवाल में फरमाया सर, मफाहमत भी साथ ही चल रही है और एक दूसरे को धमकियां भी चल रही है। अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि सियासतदानों के दोगले चेहरे जो हैं वो खुल के सामने आ रहे हैं, तो बेजाना होगा। मामला कुछ इस तरह से है सर कि पीटीआई जो है एक तरफ कहती है जी हमने फौरन असम्बलियां तोड़नी, दूसरी तरफ कल उनका वजीर जो है शाल कासरो साहब वो मिनिस्ट्री का हलफ भी उठा लेते हैं। यानी ये कौन सी असम्बलियां तोड़ने जा रहे हैं कि जिसमें उनके लोग वजीर भी बन रहे हैं, वजारतों का हलफ भी उठा रहे हैं, फिर उनके अपने वजीर आला ये कह रहे हैं कि जी तरक्याती काम चल रहे हैं। और फिर सबसे ज्यादा ये खास सबको बताया गया है कि अगर आप असम्बलियां तोड़ देंगे तो फिर आपकी गिरफ्तारी से आपको कौन बचाएगा? बिल्कुल, क्योंकि उसके बाद जो सूरत हाल होगी उसमें फिर आपकी गिरफ्तारी लाज़मी है। अभी तो पंजाब में भी आपकी हुकूमत है, केपी में भी आपकी हुकूमत है, आपने यहाँ जमान पार्क में भी बल्तिस्तान से और केपी से पुलिस वाले बुलाए हैं अपनी हिफाजत के लिए, फिर आपकी हिफाजत कौन करेगा? तो ये सारी चीजें हैं जो साथ साथ चल रही हैं। एक तरफ वो मफाहमत का मामला है जिसको इफाकदार साहब लेकर सदर से मिल गए हैं, और दूसरी तरफ ये सारी चीजें हैं। मौलाना फजलुर रहमान सर किसी तौर नहीं ये चाहते कि इमरान खान को कोई भी किसी तरह से फैसिलिटेट किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान साहब का आपको पता है दोनों का एक जाती किस्म का भी झगड़ा है, लिहाजा उनकी तरफ से इस तरह का मौकफ आना मैं समझता हूँ कि मेरे नजदीक इतनी चंपे की बात नहीं। बिल्कुल ठीक है जी हरमीत। अच्छा इमरान साहब, जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं, एक तरफ तो अब खान साहब कभी कहा करते थे कि चोर डाकू इनके साथ में बैठने को तैयार नहीं हूं, लेकिन कहीं ना कहीं अब राब्ते जिस तरह बड़ी तेजी से हो रहे हैं और सदर साहब भी उसमें बैठे नजर आते हैं, हमें इसहाकडार साहब भी शहबाज शरीफ की जानिब से भेजे जा रहे हैं, लेकिन खदशात जो हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के बहुत ज़्यादा हैं और मुस्लिम लीग नून भी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि खान साहब के साथ जो है मुज़ाकरात हों। आपको क्या लगता है कि ऐसे में हमेशा जरदारी साहब ने एक अच्छा रोल प्ले किया है जब भी हमने देखा है, तो क्या वो एक रोल प्ले जो हमेशा वो करते हैं इसमें भी वो नजर आएंगे? आपको ऐसा लगता है सर? साहब मैं सवाल ठीक तरह से सुन नहीं पाया, लेकिन जो मैं जी हरमीत का सवाल जो है वो सर मैं सवाल समझ पाए उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। गुजारिश की है, सिर्फ सी बात है कि ये यहाँ इस तरह से है कि जो हमारे सियासतदान कहते हैं, या आप देखें पाकिस्तान में हमने तो जब से हो संभाली है यही देखा है कि जब ये कहा जाए कि महंगाई नहीं होगी तो एक्चुअली महंगाई होना होती है। जब ये कहा जाए कि मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगेगा फिर मार्शल लॉ लग जाता। जब ये कहा जाए कि मुल्क में इलेक्शन होंगे उस वक्त इलेक्शन नहीं होते। जब ये कहा जाए कि हालात बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे, उस वक्त हमेशा इलेक्शन वक्त से पहले होते हैं। असम्बलियां नहीं तोड़ी जाएंगी तो असम्बलियां तोड़ दी जाती हैं। ये सारे मामला इस तरह के मैं समझता हूँ कि सियासतदानों की बातों पे इस तरह से यकीन करना शायद वो नहीं। और वैसे भी इमरान खान साहब तो खुद कहते हैं कि यू टर्न बड़ी अच्छी चीज है, और वो तो जो कहते हैं आपको उसका उलट मतलब लेना चाहिए, क्योंकि माजी में उन्होंने अपने कोलो फेल से ये साबित किया है कि वो कहते कुछ है, करते कुछ है, दिखाते कुछ है, होता कुछ है। लिहाजा अगर इमरान खान साहब की बात पे आप जाएंगे तो फिर तो आपको खुद ही 2 दिन बाद तरदीद करनी पड़ जाएगी। इमरान खान साहब ने तो उस दिन भी जब तकरीर की थी तो उन्होंने तो फरमाया था मैं असम्बलियां
कल इजलास होगा और हम असम्बलियां तोड़ देंगे। कई कल लाए, कई इजलास हुए, लेकिन अभी तक उन्होंने असम्बलियां तो नहीं तोड़ी। अब तो वो इंतजार में है ना, वो कहते हैं कि ऐलान कर दें 21 दिसंबर तक, अगर आप इलेक्शन का ऐलान कर देते हैं फिर हम नहीं तोड़ेंगे। 21 दिसंबर की उन्होंने डेट दी हुई है। लेकिन एक सवाल छोटा सा इमरान, वो ये है कि चौधरी शुजात से मिले जरदारी साहब, आपके ख्याल में क्या बात हुई होगी दोनों की? और देखो, चौधरी शुजात साहब और आसफ अली जरदारी साहब दोनों ही बड़े जीरक सियासतदान हैं। और जरदारी साहब को तो वैसे भी मफामत का बादशाह कहा जाता है, वैसे तो उन्हें बड़ी दूसरी चीजों का भी बादशाह कहा जाता है और समझा जाता है, लेकिन उसमें मफामत भी एक जरूरी चीज है। तो अब मामला ये है कि आप सर ये देखें कि जो चीजें अगर आप काफ लीग की हुकूमत अगर इस वक्त पीटीआई के साथ यहाँ पंजाब में है, तो पंजाब काफ लीग की अमलन तो अभी तक सदर चौधरी शुजात ही हैं। ये भी बड़ी सर एक मजेदार सी चीज है हमारे मुल्क में कि चौधरी शुजात और चौधरी परवेज लाई सियासी तौर पे तो एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, लेकिन बतौर सदर अभी तक उन्होंने 10 MPs जिनमें चौधरी परवेज लाई भी शामिल हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कोई तहरीर नहीं भिजवाई। इलेक्शन कमीशन के मामलात और ये अभी तक देखे उन्होंने उसी तरह रखा है, और वो चाहते भी हैं चौधरी साहब कि कोई बात नहीं, नाराजगी होती रहती है, लेकिन जो है ना परवेज लाई की वजारत आला को कुछ नहीं होना चाहिए। तो अब ये भी एक चीज जो है वो गौरतलब है कि क्या कहीं इसका मतलब है दोनों भाइयों में मामला ठीक है। अब उस हवाले से कुछ जो यूट्यूबर्स हैं उनकी मुलाकात हुई थी 2-3 दिन पहले लाहौर में मियां हमजा शहबाज से। ठीक है। उनमें से एक यूट्यूबर से मेरी भी मुलाकात हुई, तो उसने कहा कि मैंने ये सवाल पूछा, बल्कि आप खुद भी जानते हैं गौहर भट्ट साहब, गौरव साहब जी जी, गौहर भट्ट ने ये सवाल पूछा हमजा शहबाज से कि क्या कोई ऐसी सूरत निकल सकती है कि चौधरी परवेज लाई मुस्लिम लीग की तरफ से भी उम्मीदवार बन जाए वजारत आला के। तो जिसके जवाब में हमजा शहबाज ने कहा कि जी सियासत में किसी चीज को भी रद्द नहीं किया जा सकता, तो सियासत में हर चीज का इम्कान मौजूद होता है, और ये भी हो सकता है कि ऐसी अनहोनी बात नहीं आई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी हरमीत। इमरान साहब, जिस तरह आपने जिक्र किया, जरदारी साहब और चौधरी शुजात साहब की मुलाकातें भी तो होती रही हैं, लेकिन चौधरी साहब का एक और बयान भी सामने आया, शायद आपकी नज़र से गुजरा भी होगा, जिसमें उनका कहना यह था कि जब इमरान खान साहब ने कुछ फौजी अफसरान के नाम शामिल किए उस इसमें जो दरख्वास्त दी गई थी इस FIR के लिए, तो उसमें मैंने ही मशवरा दिया था परवेज लाई साहब को कि ये FIR दर्ज ना कराएं, और उसने मेरे मशवरे पर अमल भी किया। इसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरी बात यह है कि अयाज सादिक साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है जल्द पाकिस्तान आ जाएंगे। इससे कबल भी वो दावे करते रहे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सलमान शहबाज जो है उन्होंने भी हिफाजती दरख्वास्त जो है वो दायर की है। तो आपको लगता है कि क्या कोई गारंटी मिल चुकी है एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से? देखिए भाई, ये तो मुझे नहीं पता कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से गारंटी मिल चुकी है या नहीं, या उन्हें कोई गारंटी दी गई है नहीं, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि मुस्लिम लीग नून के कैंप में ये तैयारियां बड़ी जरूरत शोर से हो रही है कि मियां नवाज शरीफ की वापसी हो गई है। और इसमें मैं तो पहले अपने प्रोग्राम में भी महात्मा ने हाल के हवाले से ये खबर दे चुका हूँ कि मियां नवाज शरीफ के बैठने के लिए उनका जो ऑफिस है 180 वहाँ पे अलग एक ब्लॉक बनाया जा रहा है जो तमीर हो चुका है। वहाँ पे मियां नवाज शरीफ के लिए एक सेक्रेटरिएट कायम किया गया जहाँ वो बैठ के अपने सियासी मामला तक चलाया करेगी। तो उनकी तरफ से तो तैयारियां मुकम्मल हैं। अब आ जाते हैं इस बात पे कि जो आपने सवाल किया का दूसरा हिस्सा जरदारी साहब का चौधरी बरादरान था, तो सर यहाँ पे FIR कब हुई है मुझे आप बता दें कि यहाँ पे तो किसी रिटायर्ड जर्नल के खिलाफ कभी FIR नहीं होगी। तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब अगर ये कहेंगे कि आप एक ऐसा मेजर जनरल जो प्रोफेशनल अपनी लाइफ में मशहूर हो, जिसकी पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियां हो, खिदमात हो, जिसने खुद फ्रंट फुट पे जाके दहशतगर्दों से मुकाबले किए हों, सिर्फ इस बिना पे कि इमरान खान साहब को उनकी शक्ल पसंद नहीं है या उनका नाम पसंद नहीं है तो FIR हो जाए, तो मैं तो नहीं समझता कि ऐसा हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। सदर साहब ने कल इमरान ये ऐलान किया इसहाक डार से मिलने के बाद कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा
हमारी मईशत में कोई ना कोई राह निकल आएगी। और आज की खबरों में हम पढ़ रहे हैं कि निकलने के लिए, बचने के लिए सऊदी अरब को दोबारा दरख्वास्त दी गई है कि $3 अरब हमें दिए जाएं। और तो मुआशी तौर पे तो इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है। इस खौफनाक सूरत हाल से बचने के लिए शुरू में भी आपने जैसे कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को कम से कम सियासी इस्तेहकाम पैदा करना पड़ेगा, इसके लिए मुफाहमत की राह ढूंढनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो। आपके ख्याल में क्या इमरान खान या दूसरे लोग इस बात को समझते हैं कि मुआशी तौर पे हम इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहे हैं? सर, गुजारिश ये है कि तकरीरों की हद तक तो समझते हैं, लेकिन अगर वाकई समझते हो तो क्या ये ऐसा करें? रऊफ साहब, मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि अगर आपके पास मैं या कोई और आपका पास आ जाए ऐसा आदमी जिसको आप बहुत जानते हो, जिससे आपको मोहब्बत भी हो, प्यार भी हो, आपको ख्याल भी हो, लेकिन अगर आपको नजर आ रहा हो कि ये अपने कारोबार में, अपने मामलात में डूब रहा है, इसका बहुत मामला हो गया, तो क्या आप उसे वो आपसे आके मुतालबा करे कि मुझे 10 लाख दे दें, तो आप उसे 10 लाख देंगे? हाँ, आपको तो पता होगा आप कभी भी नहीं देंगे। तो गुजारिश ये है कि यहाँ सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के मुआशी जो हालात हैं वो सबके सामने है। अब यहाँ पे एक ही चीज थी कि अगर सियासी इस्तेहकाम हो जाता तो मियां शहबाज शरीफ में मैं समझता हूँ सर ये क्वालिटी है कि चाइना, तुर्की, UAE, सऊदीया, ये सब लोग शहबाज शरीफ के एडमायरर भी हैं। इन्होंने बतौर वजीर आजम उनकी मदद भी करना थी। और जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, जब वजारत उसूल का ताल्लुक उठाने के बाद, तो वो बड़े पुरएतमाद थे कि उन्हें 13-14 अरब डॉलर जो हैं वो फौरी तौर पर मिल जाएंगे और उनका मामला कुछ वो किसी तरह चला लेंगे जी। लेकिन यहाँ अगर सियासी इस्तेहकाम की ये सूरत हाल रहेगी और इस तरह की चीजें होंगी तो फिर किस तरह से आप समझते हैं कि कोई पाकिस्तान की मदद करे? ठीक है इमरान साहब, थैंक यू सो मच इमरान साहब, बहुत शुक्रिया। और बात उनकी बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान नॉट इन द आस्क फॉर एनी फेवर फ्रॉम एनीवन, ये कंडीशन अभी करंटली जो है वो ऐसी है। आफ्ताब जहांगीर साहब भी सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात कर लेते हैं। आफ्ताब साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आफ्ताब कहिएगा कि आप बीइंग अ पार्ट ऑफ द PTI, आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो वहाँ पर सिचुएशन हो रही है, साग डार साहब की मुलाकात हुई है सदर आरिफ अलवी से और एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के डायनामिक्स आप क्या क्या देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया रऊफ साहब आपका और आपका दोस्त हरमीत सिंह का, इन सबको मेरा सलाम। देखिए मसला ये है कि अभी जो साहब तजियाकार थे वो कह रहे थे कि जी अदम इस्तेकाम की बात कर रहे थे। ये एक हुकूमत चल रही थी रऊफ भाई, एक हुकूमत चल रही थी, लेकिन वहाँ पर ये सब निकलते थे और कहते थे कि जी माशी सूरत हाल अच्छी नहीं है, इनको घर जाना चाहिए और नया इलेक्शन कराना चाहिए। तो जब इन्होंने ये सारा तय कर लिया, जिस तरह भी जो सूरत हाल थी, आप लोग मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि किस तरह मैनेज किया गया इन सब चीजों को, और उसके बाद जब एक सूरत हाल बनी तो हमने भी ये डिमांड की है कि आप इलेक्शन की डेट दे दें ताकि हमें पता हो, फिर हम आपसे बात करेंगे बैठकर। और बार बार जो सागदार साहब जा रहे हैं प्रेसिडेंट के पास भी, तो वो भी इसलिए जा रहे हैं कि जी सूरत हाल सही नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल दिवालिया के ऊपर पहुंचा हुआ है। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान अगर दिवालिया हो जाता है तो आपको पता है क्या सूरत हाल बनेगी। इस वक्त लोगों की जिंदगी अजीरन हुई है, लेकिन वो बैठकर बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार। जबकि खान साहब कहते हैं आप एक कदम पीछे हटे, हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। तो ये फरमाइए कि ऐसे में इलेक्शन तो और इस्तेहकाम से हट जाएगा, मतलब मुल्क ऐसे में इलेक्शन करवाने का मुतमिल नहीं हो सकता। नहीं ऐसे नहीं। अभी तो इलेक्शन कमिश्नर ने कल खिताब करते हुए फरमाया है कि हम बिल्कुल तैयार हैं इलेक्शन कराने के लिए, जब चाहे आप इलेक्शन करवा लें। उससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया था इलेक्शन कमिश्नर को, तो उसने इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी हम तैयार नहीं है, 6-7 महीने लगेंगे हमें तैयार होने में। अब तो वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल तैयार हैं, तो आप एक तैयार हैं तो आप एक डेट दे दें, 1 महीने बाद की, 2 महीने बाद की, 3 महीने बाद की। ये कहिएगा कि मुज़ाकरात की बात देखिए, अगर आप इलेक्शन नहीं कराते या इलेक्शंस के लिए अपने मुकर्रर जो तारीख और जो दिन और जो महीना है उसी टाइम पर होते, इस वक्त तीसरी मुलाकात है, मुलाकात में निगोशिएट किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है सदर आरिफ अलवी के थ्रू PTI को पैगाम पहुंचाने की कि जी मुज़ाकरात की टेबल पर बगैर शर्तों के आया जाए। इस हवाले से PTI क्या मौक़िफ़ रखती है? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि बगैर शर्तों के जो है वो टेबल पे आया जाए। अच्छा। हमारी बहुत ही सिंपल शर्त है, कोई बड़ी शर्त नहीं है। आप डेट अनाउंस करें, इलेक्शन करवाने हैं,
देखें, इलेक्शन जरूरी है, फेयर इलेक्शन जरूरी है, ताकि आवाम को भी पता हो कि ये हमारी मैंडेट के साथ आई हुई हुकूमत है। अभी आवाम जो है, जिस तरह के आपने देखा बाई इलेक्शंस के अंदर भी कि आवाम ने बिल्कुल इनको रिजेक्ट किया है, तो आवाम कैसे कबूल करेगी? कहेगी कि जिसको हम नहीं पसंद करते, जिसको हमने रिजेक्ट किया है, जिसके तो उसको हमारे ऊपर आप मुसल्लत रखें। आफ्ताब साहब, इस सारी सूरत-ए-हाल में अगर हम देखें, इमरान खान साहब ने कहा था और कह भी रहे हैं कि 21 दिसंबर को जो है वो असम्बली तहलील की जाएगी। इसको तो पहले दिन ही कर देना चाहिए था, कहते हैं जी ठीक है। लेकिन अब जब हमने एक स्टैंड लिया हुआ है और बहुत जेन्युइन स्टैंड है कि आप डेट अनाउंस करें और इलेक्शन पे चले जाते हैं। आफ्ताब साहब, आपको हरमीत की आवाज आ रही है? आपको हरमीत की आवाज आ रही है? जी हरमीत, आपकी आवाज आ रही है? मेरा सवाल अगर सुन पा रहे हैं तो सवाल मेरा यह है कि 21 दिसंबर का टाइम दिए खान साहब ने, लेकिन हम देख रहे हैं कि असम्बली तहलील करने का मुतालिबात नहीं मानेंगे तो 21 दिसंबर को असम्बली तहलील कर देंगे। लेकिन यहां पे पंजाब की जो काबीना में है उसमें पीटीआई के एक और वजीर का इजाफा हुआ है और इमरान खान साहब उससे लाइल्म है। इसको आप कैसे देखते हैं कि, और दूसरी जानब परवेज इलाही साहब कहते हैं कि मामला जो है मार्च तक ही जा सकता है, 3-4 महीने लग सकते हैं तहलील करने में। आफ्ताब साहब, आपको आवाज आ रही है? आफ्ताब साहब से राब्ता में ख्याल में जरा कुछ मुनक़ते हो। हरमीत, आपका सवाल बड़ा जेन्युइन है, बाकी बात सही है। हमने पहले भी इसके बारे में बात की है कि एक तरफ तो ये हो रहा है कि असम्बलियाँ तहलील होने की बात हो रही है और दूसरी तरफ पीटीआई के एक रुकन ने कल हल्फ उठा लिया असम्बली में वजीर का, तो और उसके बारे में पार्टी चेयरमैन जो है वो लाइल्म है। पार्टी चेयरमैन कहते हैं मेरा ख्याल था शायद कोई ओहदा शुदा देने की बात हो रही है, मुझे नहीं मालूम था कि ये मामला जो है कि पीटीआई चेयरमैन को बाखबर नहीं रखा जा रहा, ये खुद बड़े तशवीश का बायस है। और परवेज इलाही की तरफ से ये ऑफर करना, एक वजीर बना लेना और इस बात का इंदिया देता है कि परवेज इलाही अभी मूड में नहीं है असेंबली तहलील करने का। जहांगीर साहब से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। जहांगीर साहब, आपको हरमीत की आवाज़ आ रही है? हरमीत अगर कंटिन्यू करें तो आप सवाल करें। जी जी, मैं सुन रहा, हरमीत का मैंने सवाल सुन लिया है, लेकिन मैं यही तो कह रहा हूँ कि मसला ये है कि एक तरफ हम चाह रहे हैं इलेक्शन में जाना, हमने वो कहा है और खुद परवेज इलाही साहब ने कहा कि जी मैंने समरी साइन करके दे दी है खान साहब को, और दूसरी तरफ माजरत के साथ है कि वो उनका एक एक्शन ये दिखाया जा रहा है कि उन्होंने एक वजीर लिया है कि जी मैं पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो इस सूरत हाल में पंजाब के अंदर भी एक काउस पैदा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पंजाब के अंदर जो अगर हुकूमत बरकरार भी रहती है और पीटीआई उसका हिस्सा नहीं बनती तो फिर क्या करेंगे? फिर बाई इलेक्शन कराएंगे पंजाब के अंदर, जितनी भी हमारे साथी हैं जो, तो ये इस वजह से इस मुल्क के अंदर एक बड़ा अजीब को गरीब सूरत हाल है, जिससे माशी सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। भाई हरमीत साहब के माशी सूरत में बेहतर होगी कि जब इस मुल्क के अंदर एक हुकूमत होगी जिसके पास मैंडेट, आवाम का मैंडेट होगा, और वो हुकूमत जब कोई फैसले करेगी तो उसके पुष्ट पर पाकिस्तानी कौम खड़ी होगी। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि हम आदी हो गए हैं कि बाजार लगाने के, बाजारों से कभी काम नहीं चलता। वो वक्ती तौर पे तो आपको उसका फायदा पहुंचेगा, लेकिन मुस्तकिल फायदा सामने इन्होंने पीडीएम ने भी यही कहा कि हम आएंगे तो हम ये चीजें बेहतर कर देंगे, ये चीजें बेहतर कर देंगे, इतनी डॉलर की कीमत प्राइस होगी, ये पेट्रोल की प्राइस होगी, आफ्ताब साहब आपकी बात मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं। ये कहिएगा कि जो तारीख इमरान खान साहब ने दी है 20 से अगर वो 21 हो जाती है तो उनका क्या क्राइटेरिया है, वो आगे क्या सोचते हैं? अगर मुज़ाकरात नहीं होते इट्स फाइन, अगर इलेक्शन की डेट नहीं देते इट्स फाइन। आपकी जो पूरी तहरीक है, उस जो आप लोगों ने भी चलाना शुरू की है कि इलेक्शन कराओ और मुल्क बचाओ, आपका उसका क्या सिनेरियो है? अगर तारीख नहीं दी जाती इलेक्शन की तो क्या 20-21 की जो असेंबली से निकलने की बात की गई है वो जस्टिस हो जाएगा उसके साथ? वो ऐसा करेंगे आप लोग? मैं आपको एक बात बताऊं कि जी इलेक्शन तो हमारा हक है ना, आपका भी हक है। हम ये जब देखते हैं, जब सूरत हाल खराब हो जाती है किसी भी चीज की, माशी सूरत हाल की, तो वहां जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कोई ऐसी इकदाम कर ले जाएंगे चीजों को बेहतर किया जा सके। देखिए, हुकूमत जो है वो आपको भी पता है कि ये 13 जमातों की हुकूमत है। अभी तक ये डिसाइड नहीं है कि ये एक इलेक्शन एक निशान के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे या अलग अलग पार्टियों के प्लेटफॉर्म से, तो फिर क्या कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। आफ्ताब साहब, काफ लीग की 10 सीटें हैं आपके पास, काफ लीग की जो 10 सीटें हैं उससे भी तहरीक इंसाफ को अच्छे तरीके से ड्राइव किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम परवेज इलाही साहब की बात करें तो 12 पिछले दिनों में उन्होंने काफी इंटरव्यूज दिए हैं, उसमें उन्होंने ऑन
ऑन एंड ऑफ इस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश की है कि अगर इमरान खान साहब कहते तो हम असेंबली से निकल आएंगे, लेकिन वी आर नॉट इन द फेवर ऑफ, हम इस तरह से नहीं करना चाहते। तो आप वो 10 सीटों का क्या ख्याल है जो काफ लीग के पास है, जिससे वो पूरा ड्राइव कर रहे हैं पंजाब को भी और फिर तरीके इंसाफ को भी? वो भी तो देखिए कोई जमात आपके साथ है इत्तेहादियों के तौर पर। अच्छा, यही तो बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि अच्छा। पाकिस्तान के अंदर हमें बहुत सारी चीजें बेहतर करने की जरूरत है, लेकिन हम क्या किया हुआ, हमने एक बाजार खोला। ये मेरी जाती राय है, मैं और उसमें बड़ा वो मैं हमेशा मुख्तलिफ चैनल्स पे भी ये बात करता हूँ कि ये तरीकेकार गलत है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो छोटी जमातें जब ये आपके साथ अलायंस करती हैं और आप उनको, ज़ाहिर बात है आपको जरूरत होती है कि आप हुकूमत बनाएं या किसी और मसले के लिए आपको किसी बिल के लिए जरूरत होती है, तो फिर आप ब्लैकमेलिंग सिचुएशन में आ जाते हैं। वरना जिस तरह हमने परवेज इलाही साहब को किया, परवेज इलाही साहब का जो वो है फैमिली, वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, 2 वहां चले गए, 2 वहां, बाकी यहाँ आ गए। तो उसमें क्या है कि परवेज इलाही साहब को समझना चाहिए कि जी पाकिस्तान की बका इसमें है कि फेयर इलेक्शन हो, और आपने एक अलायंस किया है बड़ी पार्टी के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ, तो फिर बड़ी पार्टी का ये हक बनता है, उसने आपको अगर इज्जत दी है, आपको एक मयार मुकाम दिया है। ठीक है आफ्ताब साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तहरीक इंसाफ का ऐलान जो है वो कहाँ जाता है? मेरी समझ में तो नहीं आता कि इलेक्शन करवा के इसके औस से कैसे निकलेंगे, इसका जवाब वो दे नहीं पा रहे, मतलब तहरीक इंसाफ के लोग कम अज कम। और तहरीक इंसाफ का ऐलान अभी भी वैसे का वैसे ही है कि 20 से 21 जाएगा या आगे जाएगा, हमें बिल्कुल नहीं पता। लेकिन हम इस वक्त ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी अस्सलाम वालेकुम ज़ोहरा जी। ब्रेक के बाद मुल्क में एक लिहाज से देखा जाए तो तलबा में बाहर जाके पढ़ने का रुझान बढ़ता चला जा रहा है। एक ज़माने से ये हो रहा है कि जिसको मौका मिलता है वो कोशिश करता है बाहर की यूनिवर्सिटियों में जाके तालीम हासिल करें या बाहर के स्कूल्स में जाके तालीम हासिल करें। उसकी वजह क्या, अपने जो यहाँ की यूनिवर्सिटियाँ हैं उनके मयार से सेटिस्फाइड ना होना है, बाहर के मयार को बेहतर समझना है, अपने करियर में बेहतर ऐसी सूरत हाल पैदा करना है जहाँ पे उनको इंटरनेशनली बाहर बेहतर जॉब्स मिल जाएँ, या पाकिस्तान में आके भी अगर वो वापस आएँ तो बेहतर जॉब्स मिल सकें। इस हवाले से बात करेंगे। अजीम मुश्ताक करियर काउंसलर हैं हमारे साथ। अजीम, सबसे पहले तो यही बात है कि रुझान बड़ा है, कितना ज़्यादा बड़ा है? ये पिछले 2 साल से तो रुझान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। वो शायद एक उसकी वजह ये भी नज़र आती है कि 2 साल पेंडेमिक की वजह से स्टूडेंट्स का एक ख़ास इन्फ्लक्स बाहर जा नहीं सका, तो शायद एक वजह ये भी है। सेकंड रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो डिक्लाइन जो है वो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जिसके अंदर जो है वो एजुकेशन में स्किल्स का तो बिल्कुल तसव्वुर ही नहीं है ना। और आप जो पढ़ रहे हैं वो बेसिकली एक ऑब्सोलीट सिलेबस पढ़ रहे हैं जिसका कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनसे दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो शायद एक ये वजह है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ, क्योंकि जब स्टूडेंट यहाँ से ग्रेजुएट होता है तो उसको जॉब ही नहीं मिलती। मैं अगर दूर नहीं जाता, ज़ाती तौर पे कंसिडर करूँ तो जब मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से डिग्री की तो मैं जेन्युइनली बीइंग एन एम्प्लॉयर है आज ये समझता हूँ कि उस टाइम के ऊपर किसी भी एम्प्लॉयर को मुझे जॉब पे नहीं रखना चाहिए था। उसकी बड़ी बुनियादी वजह थी कि वर्क स्टेशन के ऊपर जो बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं या जो स्किल सेट, बेसिक स्किल सेट है, कुछ चीज़ें तो डेफिनेटली वर्क स्टेशन पे करते हैं, वो स्किल सेट भी इनको नहीं दिया जाता, ना इनके पास कोई फैसिलिटीज़ हैं। आज इवन दो बिज़नेस की स्टडीज़ हों, साइंटिफिक स्टडीज़ हों, टेक्नोलॉजी का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। और पेंडेमिक में आपने देखा है कि हम ऑनलाइन क्लासेस को मैनेज नहीं कर सके, हम इंटरनेट नहीं प्रोवाइड कर सके, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि हम जो हमारा स्टूडेंट है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ कोप करे। अच्छा तो अजीम, ये बताएं, देखें अगर चलें हम इस चीज़ को ले लेते हैं कि हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनके मेयार तलीम में बहुत सारे फ्लॉज, डेफिशिएंसीज़ हैं और बहुत सारी सिस्टम लैक कर रहा है, हम समझ लेते हैं इस बात को। लेकिन जो हमारा ब्रेन ड्रेन सिस्टम है कि अगर आपने इंटर या ग्रेजुएशन तक पाकिस्तान में पढ़ा भी है, उसके बाद यू प्रेफर कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, आप बाहर से कोई PhD की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री आप बाहर से कर लें, वो स्टूडेंट होनहार तलबा हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, एकेडमिक साइड पे भी दे आर वेरी
लाइक ज़हीन तलबा जिन्हें हम कहते हैं, तो वो भी यही प्रेफर करते हैं कि पाकिस्तान में, हालांकि उन्हें किसी भी इदारे में जॉब मिल सकती है, वो अपनी सर्विसेज पाकिस्तान में देते हैं, बिकॉज बाज़ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होते हैं, बट स्टिल वो तबका भी और वो स्टूडेंट का नंबर भी बाहर ही जाना चाहता है। वाई इज़ इट सो? हालांकि वो पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान अच्छा, उसका थोड़ा सा मेरे कुछ दोस्त हैं जो बड़ी अच्छी अर्निंग्स कर रहे हैं, बड़े वेल सेटल्ड हैं पाकिस्तान में। तो पिछले दिनों की बात है, जिक्र करने लगा कि यार मैं जो है वो यूएस सेटल होना चाह रहा हूँ। तो मैंने वजह पूछी, मैंने कहा पैसे कमा रही हो, क्यों जाना चाह रहे हो? स्टडीज अच्छी हैं, एवरीथिंग इज फाइन। वो थोड़ा सा हमारा कोई सोसाइटी का ऑपरेटस भी है, जिसके अंदर आप पूरे दिन काम करने के बाद भी वो फैसिलिटीज़, वो पर्क्स, या आपको पब्लिक सेक्टर के अंदर आपके जो पब्लिक जो इदारे हैं उनके साथ जब आपका इंटरेक्शन होता है तो वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। और एक हाईली स्किल्ड आदमी और जिसको एक छोटे से काम के लिए इतने लंबे प्रोसीजर से गुजरना पड़े, तो वो फिर ऐसी चीज़ों से वो दिल बर्दाश्ता होते हैं और वो प्रेफर करते हैं कि वहाँ पे जाया जाए जहाँ पे थ्रू टेक्नोलॉजी उनकी ज़िंदगी को जो आसान बनाया गया है, सिंगल क्लिक्स के ऊपर उनकी जो है वो एप्लीकेशंस हो रही हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशंस हो रही हैं काफ़ी सारी। तो कुछ सोसाइटी का जो ये ऑपरेटर्स है, ये भी थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है कि हमें यहाँ पे पूरा दिन काम करने के बाद भी इंसान अपनी ज़िंदगी से इतना मुतमिन नज़र नहीं आता कंपेरेबल टू द पीपल वर्किंग। अजीम, एक फैक्टर डेली वेजेस का भी है। कहा जाता है, जो बहुत सारे लोगों से सुना है कि बाहर अगर आप किसी भी जगह पर काम करते हैं, वो एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप भी है, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको आपकी इज्जत मिलती है और आप घर जाते हो। द पॉइंट इज़ ना, यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो इतनी ज़्यादा, ऊपर से फिर जो लोग काम करते हैं, बहुत सारे इदारे उनको 1-2 महीने सैलरीज नहीं देते। लेकिन अगर आप कैरियर काउंसलिंग की बात करें, तो अभी आप किस तरह की काउंसलिंग कर रहे हैं इस हवाले से? कि हमने देखा है कि बहुत सारी फील्ड्स में लोग भेड़ चाल के तौर पर चले जा रहे हैं। अगर आप कोई मीडिया में देख रहे हैं तो पहले मीडिया में अगर 4 बंदे थे तो अब 4000 बंदे हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है काउंसलिंग करना, कि जो देखने में आता है वो नहीं, अपनी एक्सपर्टीज़ को कीप इन माइंड रख के कि आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हो, उसको पॉलिश करो, फिर उसको कैश करो, फिर उससे कमाओ। अच्छा, इसमें ये थोड़ा सा यहाँ पे शुरू होता है कि आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपके पेरेंट्स जो हैं, प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होता है। कि मतलब मुझे याद है कि जब मैंने मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था FSC करने का, मेरा इरादा था कि मैं GC से FA करूँ और लॉ और पॉलिटिक्स में कैरियर को परस्यू करूँ। लेकिन क्योंकि वो फील्ड ट्रेंडी थी, जो लॉ और जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स थे वो प्रैक्टिकली घर वाले देख रहे थे कि वो इतना कमा नहीं रहे, तो उन्होंने पुश किया। अब वो मेरा इंटरेस्ट उनसे मैच नहीं किया, जिसकी वजह से वो एक प्रॉब्लम सा आ जाता है। सो शुरू से ही हमें जो फोकस करना चाहिए वो इस चीज़ पे करना चाहिए कि बच्चा जो है उसके इंटरेस्ट को देखा जाए, वो किन चीज़ों के अंदर ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। लाइक अगर मैंने FSC डिमांड देख के कर ली, लेकिन अगर मैंने इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उसका क्या फ़ायदा हुआ? तो इस वजह से बच्चा उस चीज़ की तरफ जाए जिसकी तरफ जो है वो उसको इंटरेस्ट हो, उसका दिल करता हो वो काम करने का, और ज़्यादा और वो उसे काम शायद समझता ही ना हो, प्रेशराइज ना किया जाए। ज़्यादातर अगर देखा जाए तो भेड़ चाल की बात जैसे हो रही है, यहाँ पे भेड़ चाल बहुत ज़्यादा है। और बाहर जाने के हवाले से भी जब करियर काउंसलर के तौर पे आप काम करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी और ज़रा बढ़ जाती है कि लोगों को ये बताया जाए कि जो ये पेइंग जॉब्स हैं, यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ज़्यादा ट्रेंड इस वक्त किस तरफ को है, किन सब्जेक्ट्स का है, या कौन से दुनिया में ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी मार्केट ज़्यादा है जिससे बच्चों को जाना चाहिए? अच्छा, उसमें डिपेंड कर रहा होता है कि हम कंट्री टारगेट कौन सा कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो वहाँ पे स्किल शॉर्टेज है पैरामेडिकल स्टाफ का, वहाँ पे सोशल वर्कर्स का जो है, वहाँ पे जो IT टेक्नीशियंस हैं या कंप्यूटर साइंस के एक्सपर्ट्स हैं, इनका स्वेर शॉर्टेज है। और पोस्ट पैंडेमिक पूरी दुनिया में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग उसे मज़ीद बेहतर करना चाह रहे हैं। इस वजह से वो अपने हेल्थ के जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा प्रमोट करते हैं। फिर दूसरा, क्योंकि अब फाइनेंशियल चीज़ें भी जो हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी बड़ी ज़्यादा अपडेट्स आ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल बदलता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसमें फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, बिज़नेस एनालिस्ट के कोर्सेज़ जो हैं, या फिनटेक जिसे हम कहते हैं,
ये वो कोर्सेज़ हैं, या डाटा इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं, तो ये वो ज़्यादा ट्रेंडिंग कोर्सेज़ हैं कंपेरेबल टू आप सिंपल बैंकिंग एंड फाइनेंस या सिंपल कुछ कोर्सेज़ कर रहे हैं। लाइक जैसे मैंने सोशियोलॉजी किया हुआ है या पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हुआ है, तो कंपेरेबली उनका जो है वो जो मैंने पहले बताई है उनका स्कोप ज़्यादा है कंपेरेबल टू आप सिंपल सब्जेक्ट्स की। ठीक है, हरमीत हमारे साथ मौजूद है। जी हरमीत। अच्छा अजीम, एक तो जो जिक्र किया जा रहा है, एक तो हम देख रहे हैं कि अगर हम बहुत भी करें लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं, बहुत सारे स्टूडेंट जो बाहर गए हैं उनकी वजह से भी लोग जाते हैं, या कहीं ना कहीं जो अब हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी से जो लोग फारिग होते हैं उनको जॉब्स भी नहीं मिलती, तो कहीं ना लोग सोचते हैं कि बाहर जाके कुछ जो फ्यूचर है उनका सेफ होगा। अब आपसे जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, जब कुछ स्टूडेंट्स एक मुल्क की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में फिर एक ट्रेंड बन जाता है और लोग उसी तरफ शुरू हो जाते हैं, जाना शुरू हो जाते हैं। तो अगर कोई जाता है, किसी की ख्वाहिश है कि वो मुल्क जाए, बाहर जाए या स्टडी करे या जॉब के लिए जाए, तो इस वक्त कौन ऐसे ममालिक हैं जो आजकल के स्टूडेंट के लिए वो सेफ जोन शामिल बन सकते हैं, जहाँ जाके वो अपना फ्यूचर जो है, मुस्तकबिल को वो सेफ कर सकते हैं? देखिए इस टाइम जो वेजेस को देखा जाए, इंटरनेशनल एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को देखा जाए, तो सबसे पहले डेफिनेटली यूएस आता है अगर आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में इंटरेस्टेड हैं, और सेकंड नंबर के ऊपर अगर आप यूके आता है, टॉप सेकंड इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है। लेकिन अगर आप अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं और जहाँ पे कमाने के जो हैं वो ज़रिए ज़्यादा हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया थर्ड इंटरनेशनल टॉप इंटरनेशनल एजुकेशन का जो वो रैंक कंट्री है, और इसमें आप अर्निंग अच्छी कर लेते हो, मतलब इतनी अर्निंग कर लेते हो कि पढ़ने के दौरान यू कैन इवन सपोर्ट योर फैमिली। लेकिन जो यूनाइटेड स्टेट्स है या यूके है, यहाँ पे थोड़ा सा टफ होता है। और इसके बाद अगर आप ये सोचते हैं कि आपने सेटल होना है और आप चाहते हैं कि आप बस पाकिस्तान वापस ना आए, किसी ऐसे कंट्री में जाएं जो आपको बड़ा आसानी के साथ पीआर दे देती हो या रेजिडेंस दे देती हो, तो उसके अंदर आपको कनाडा आपके लिए बेस्ट है। यूरोप में इस वजह से रिकमेंड, हालांकि काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ पाई जाती हैं उधर, लेकिन मैं वो इस वजह से नहीं करता क्योंकि मेरा ख्याल है कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ का जो है वो एजुकेशन ज़्यादा बेहतर है, और यूरोप के अंदर आपको लैंग्वेज बैरियर काफ़ी ज़्यादा आता है। ऑल दो वी आर रिक्रूटिंग स्टूडेंट्स फॉर स्वीडन एंड जर्मनी, लेकिन फिर भी मैं उनको सेकेंड ईयर ऑप्शंस पे रखता हूँ। ये आजकल बड़ा ट्रेंड पीछे काफ़ी अरसे से हुआ था, ये जो ताजिकिस्तान या उज़्बेकिस्तान या इस तरफ जाना मेडिकल मतलब तालीम का, इसका भी कोई वैल्यू है या कोई वैल्यू? मैंने एक दफ़ा एक कॉलम पढ़ा था, तो कॉलमिस्ट का चले मैं नाम नहीं लेता, तो उसने लिखा हुआ था कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास चेक करवाने जाएं और उसके जो तख्ती के नीचे लिखा हो कि इसने यहाँ चाइना से पढ़ा है या किसी सेंट्रल एशियन से स्टेट से पढ़ा है, तो बिल्कुल भाग जाएं उस दरवाज़े को देखते हुए, क्योंकि इंटरनेशनल मेडिसिन एजुकेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मैं बिल्कुल नहीं समझता कि वो किसी भी तरीके से इन जगहों पे जाके एमबीबीएस करना चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे वो एक टाइटल ओरिएंटेड ज़्यादा है हम इंस्टेड ऑफ लर्निंग के, तो इन कंट्रीज़ के अंदर जो एमबीबीएस है वो बिल्कुल कोई डॉक्टर नहीं है, ये इवन दो इतने इनकम्पिटेंट होते हैं कि ये आके पीएमडीसी का एक टेस्ट होता है वो नहीं पास कर पाते। ठीक है, तो मैं वो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता, मैं उससे बेहतर ये सजेस्ट करता हूँ कि जो अलाइड हेल्थ साइंसेज हैं, क्योंकि बच्चों का एडमिशन नहीं होता यहाँ पे भी और कुछ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में भी, इस वजह से वो इन कंट्रीज़ में जाते हैं। तो मैं उनको ये कहूँगा कि जो अलाइड हेल्थ साइंसेज है, जैसे नर्सिंग है, रेडियोग्राफर है, पैरामेडिक्स के और डिसिप्लिन्स हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग वाले हैं। ठीक है, तो इनकी तरफ चले जाएं, वो बहुत ज़्यादा बेहतर है इन कंपेरेबल टू आप रशिया, चाइना, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान से एमबीबीएस करें, तो वो मैं रिकमेंड। अच्छा, अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें अजीम, तो चलें हम अब ज़रा ग्राउंड रियलिटी की बात कर लेते हैं। अभी करंटली क्या सिचुएशन है वो तो चलें हम बात कर ही रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ में हमारी पीएचडीज़ फैकल्टी अगर बात की जाए तो मोस्ट प्रॉब्ली हमने देखा होता है कि उन्होंने बहुत सारी डिग्रियाँ बाहर से की होती हैं उनकी। अब यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट की बात करें तो उनकी भी कोशिश ये होती है कि वो ज़्यादा जो इंटरनेशनली पढ़ कर आए हुए, इनके पास इंटरनेशनल डिग्री है, हम उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो
कितना बड़ा एक इम्पैक्ट डाल सकते हैं पॉजिटिव कि अगर आप बाहर से कुछ पढ़कर आ रहे तो आपको बाहर की मयार तालीम, आपको उनके पढ़ाने का तरीका, उनकी स्ट्रैटेजीज़ वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होती है, तो वो स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकते हैं या उनके तरीके तालीम से जो है ना उनको मुतारिफ करा सकते हैं? बिल्कुल डेफिनेटली। देखें, एक इदारा जो भी है, कोई भी बड़ा इदारा, लाइक आप अब लोकली देख लें कि अगर मैंने GC से एंटर किया और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर बैचलर्स में चला जाता हूँ तो देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और जो कैंपस का एटमॉस्फेयर है। तो जब आप एक अच्छी जगह से फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हो तो आपका जो एक अप्रोच है वो बदल जाती है। जो रिसर्च ये कहती है कि नॉर्मली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में 140 कंट्रीज़ के बच्चे होते हैं। आप अंदाज़ा करें कि आप 140 मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स के साथ जो है वो आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप उनके एक्सपीरियंस को जान रहे हैं। और एक नेटवर्किंग का एक ऐसा ऑप्शन है कि आपके पूरी दुनिया के ऊपर दोस्त होते हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं, और जो आपका एक्सपोजर है वो इतना ज़्यादा बढ़ता है कि फिर स्टूडेंट्स भी अट्रैक्ट उन फैकल्टी मेंबर से होता है जो फॉरेन क्वालिफाइड है, ना कि उन फैकल्टी मेंबर से जो कि लोकली पढ़े हुए हैं। अच्छा अजीम, ये बताओ कि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो अब बहुत से लोग पढ़े लिखे आए भी, ये पहले भी हमने बात की, लेकिन मतलब ये है कि उनको वो रिस्पांस नहीं मिला जिसकी वजह से वो फिर बाहर भागने की कोशिश करते हैं। तो क्या पाकिस्तान की फ़ज़ा अभी उन लोगों के लिए, या कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके लिए मतलब वो तैयार नहीं है कि फ़ॉरेन क्वालिफाइड को एडजस्ट कर सके? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक बात है कि ऐसा जो भी एक बंदा देखें, एक यूनाइटेड स्टेट्स में एक अच्छी लिविंग छोड़ के किसी कंट्री को सर्व करने आ रहा है और आप उसको फैसिलिटेट नहीं कर सकते, आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, आप उससे जो ड्यूटी लेनी चाहिए वो ले नहीं सकते। मतलब इवन दो आपका कोई एडवाइज़र बाहर से भी आया हो ना, तो वो अपने लॉक नॉलेज के बावजूद वो जो पावरफुल सीट पे बैठा हुआ है वो उसकी जो है वो उसकी कह ले उसे क्या कहेंगे कि उसकी जो कि उसी की बात सुनेगा, उसी को कहेगा कि जनाब जिस तरीके से वो उसको चलाएगा उस तरीके से चलेगा, ना कि उसे एक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज़ बताए कि इस तरीके से सिस्टम को चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पोलिटिसाइज़ कर देते हैं। जो बंदे बाहर से आते हैं उनको भी ऐसा उस तरीके से काम करने की इजाज़त नहीं दी जाती। पाकिस्तान में जिन लोगों ने काम करने की कोशिश की है वो आपको अदालतों में खज्जल होते नज़र आ रहे हैं। वो आपको जो है वो कभी किसी अच्छा, इसी से रिलेटेड आपसे सवाल करूंगा। जी हरमीत, कंटिन्यू करें जी। अच्छा, अगर हम देखें, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें जो भारत के हवाले से थी और जिसमें यह था कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, जो ब्रेन हैं, वो जब बाहर गए तो उसके बाद हिंदुस्तान वापस नहीं आए। तो अब उनके लिए एक प्रोग्राम बनाया गया और उसको उनको लाने के लिए और वही चीज़ें, तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सहूलियात देने की जो है वो पेशकश भी की जा रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? एक तरफ हम एक देख रहे हैं कि हमारे जो नौजवान हैं, अब परसों हमने स्टोरी की कि 4000 PhD स्कॉलर जो हैं वो बेरोजगार बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो ब्रेन है वो बाहर जाके काम करना चाह रहे हैं, वहां से उनको वो सहूलियात वो जो चाहते हैं वो चीजें मिल रही हैं। ऐसे में क्या लाएमल होना चाहिए? क्योंकि ये मुस्तकबिल तो बड़ा खतरनाक दिख रहा है कि अगर सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग यहाँ से जाएंगे और अपना फ्यूचर बाहर देखेंगे तो पाकिस्तान का क्या होगा? जो इंडिया है वो, जब इंडिया में किसी के घर बच्चा पैदा होता है ना, तो वो उस दिन उसके लिए सेविंग करना शुरू करता है कि इसको मैंने मास्टर्स या बैचलर्स बाहर से करवाना है। तो इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है बाहर जाके पढ़ने का, क्योंकि इंडियंस ऑलरेडी, आप US देख लें, आप UK देख लें, इवन दो की पोजीशन होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल सीट्स होल्डर्स हैं UK में भी, आप ऑस्ट्रेलिया में देखें तो आधी फैकल्टी आपको इंडियन मिलती है। तो दे आर हाईली सेटल ओवर देयर। तो इस वजह से उन फैसिलिटीज़ को देख के एक कोई भी जो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में रहने वाला बंदा हो वो क्यों छोड़ के आना चाहेगा एक अच्छी लाइफ को छोड़ के। तो कुछ जो ज़्यादा पेट्रियाटिक लोग होते हैं वो लोग फिर अपनी बहुत अच्छी जॉब्स को छोड़ के इंडिया आए भी हैं। उन्होंने इंडिया आके इंडियन सिचुएशन को काफ़ी बेहतर किया है। और इंडिया की एक ज़्यादा अच्छी बात ये है कि वो लोगों को ना, और इवन दो कोई भी गवर्नमेंट हो,
वो अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी को ओवरसीज़ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और उनको बहुत ज़्यादा स्पेस देते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा सर्विसेज लेते हैं। इसी तरह देखें आप उनका कोई फील्ड देख लें, आपको की पोजीशन के ऊपर फॉरेन ग्रेजुएट्स नज़र आएंगे। अच्छा ये बताओ कि हमने थोड़ा सा सब्जेक्ट्स की भी बात कर ली, मुल्कों की भी बात कर ली। आपने कहा टॉप अमेरिका है, यूएस है, दूसरे नंबर पे आप इंग्लैंड की बात करते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। जब आप तलबा आपके पास आते हैं तो आप उनको दिखाते हैं कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग ये है, लेकिन पैसे भी उसी हिसाब से हैं। अब डॉलर बहुत महंगा हो गया, तो इस डॉलर के इतने महंगे होने से टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाने का ट्रेंड कुछ कम होता लगता है आपको, या जिनके पास है वो तो कहते हैं जी कुछ भी होता है, हमने भागना है, उधर ही जाना है। इंटरनेशनल एजुकेशन जो है वो उसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ बड़ा सारा सपोर्ट करती हैं स्टूडेंट्स को। अगर डॉलर का जो है वो रेट बढ़ रहा है तो यूनिवर्सिटी आपको काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी बर्सरी दे चुकी होती है। जो आपने प्लान किया हुआ ना कि मैं अगर एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहा हूँ जिसकी 12 से 14,000 पाउंड एनुअल फीस है, फिर वो जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि बर्सरी भी एक साइड के ऊपर, वो स्कॉलरशिप भी आपको कुछ हद तक दे रहे हैं, 20-30% इवन तो 100% तक दे देते हैं। उसके बाद वो आपको कहते हैं कि भाई इधर आके साथ पढ़ो और साथ काम करो पार्ट टाइम। वो तो ये समझते ही इस चीज़ को बहुत बुरा है कि आप सिर्फ पढ़ रहे हो। वो कहते हैं कि आप पढ़ो भी, साथ इधर आके काम करो, तब आप अपना जो है वो, और जो अर्न करके यूनिवर्सिटी आपको इंस्टॉलमेंट कर देती है उसको दे। अब यूके ने एक बड़ी अच्छा ऑप्शन दी हुई है कि आप इनिशियल डिपॉजिट के ऊपर जो है वो यूके चले जाएं। मतलब एक यूनिवर्सिटी की फ़ीस 14,000 पाउंड है सालाना, वो आपको कह रही है कि बच्चे 2,000 पाउंड फीस यहाँ से जमा कराओ, हेल्थ इंश्योरेंस लो, वीज़ा लो, यूके आ जाओ, देन हम आपको 7 इंस्टॉलमेंट्स कर देंगे उसकी। आप उन इंस्टॉलमेंट्स को यहाँ पे काम करो, इजीली कमा के तो अपनी इंस्टॉलमेंट्स दो। अब इससे ज़्यादा कोई इंटरनेशनल इदारा स्टूडेंट्स को कैसे सपोर्ट कर सकता है? और इनमें वो यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं जो ग्लोबली अंडर 200 हैं। मतलब पूरे यूएस में तकरीबन 4-5 हज़ार यूनिवर्सिटी आ जाती है और पूरी दुनिया में से 200 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, वो भी इस तरह की सर्विसेज देती हैं। ये परसेंटेज कितनी ज़्यादा है जो लोग जाते हैं इस तरीके से और फिर ख्वार होकर वापस आते हैं इनकम्प्लीट छोड़कर? अच्छा, 2 तरह से चीज़ें हैं। कुछ लोगों का देखें, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कुछ इंस्टीट्यूट्स प्राइवेट्स हैं, इसी तरह वहाँ पे भी यूके में भी पूरी दुनिया में इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनका मेन फोकस पैसे कमाना होता है। तो अगर आप उनमें गए हैं ना तो फिर तो कोई मसला नहीं है जी, फिर तो वो आपको डिग्री दे के भेजेंगे। लेकिन अगर आप टियर 1 के इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं तो वहाँ पे आपको पढ़ना पड़ता है। और वहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी है कि बच्चों को स्टडीज़ में प्रॉब्लम आई है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी मैंने देखी हैं, जब से कि एक यूनिवर्सिटी है वहाँ पे नंबर बड़े ज़्यादा दे दिए जाते हैं बच्चों को। एक इदारा मैं उसका नाम नहीं लूँगा। अब उसके बच्चों को आता कुछ नहीं। यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल देखती है कि इसके नंबर कितने हैं, उस नंबरों की बुनियाद पे उसने दाखिला तो दे दिया, लेकिन उस एकेडमिक रिगरनेस को बच्चा उधर जाके कोप नहीं कर पाया और वापस आ गया। लेकिन ज़्यादातर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बच्चे को डिग्री ज़रूर देती हैं, वो बेशक उसको लो ग्रेड्स के ऊपर दे दें। उसकी वजह ये है कि उन्होंने एक एम्प्लॉयबिलिटी रेशो अपना मेंटेन करना होता है जो कि इंटरनेशनल रैंकिंग के अंदर उनको ऊपर लेके जा रहा होता है। बड़ी मेहरबानी अजीम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, काफ़ी गाइड कर दिया आपने लोगों को। होपफुली कि बच्चों को अच्छी गाइडेंस मिली होंगी जो ये सोच रहे हैं कि हमने पाकिस्तान में पढ़ना है, अपनी स्टडीज़ को बाहर जाके परसू करना है। तो हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बेसिकली प्रोग्राम में कई दफ़ा मैं बात सर कोट कर चुकी हूँ कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये वर्ड इतने आम हो गए हैं, छोटे से लेके हर एज ग्रुप के बच्चे को आप कॉन्स्टेंटली ये वर्ड्स इस्तेमाल करता हुआ देखते हैं। और ऐसा है भी, अगर नौजवानों की बड़ी तादाद, बल्कि अब तो अगर बड़ों की बात भी करें और बच्चों की बात भी करें, तो हम देखते हैं कि मायूसी एक वाज़ेह आंसर है जो कि हर किसी की पर्सनैलिटी में सबसे आया हमें नज़र आता है। लेकिन कैसे ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपको सुसाइड तक ले जाती है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बढ़ती हुई रेशो पाकिस्तान में जो इस वक्त खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है, उसे कैसे रोका जा सकता है, बच्चों को मायूसी से और गुमराही से किस तरह से निकाला जा सकता है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। डॉक्टर वर्दा जाहिद हमारे साथ मौजूद है, माहिर नफ्सियात है। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप वर्दा, ठीक है? आई एम फाइन। वर्दा बताइएगा कि हमने मेंटल हेल्थ को पहले इस तरह से एड्रेस नहीं किया माजी में कई सालों से, लेकिन अब ये है कि हमने मेंटल हेल्थ को एड्रेस करना शुरू कर दिया कि अगर आप बीमार हैं, खांसी है, नज़ला जुकाम है तो अपने डॉक्टर के पास जाना है। यहाँ से अगर मसला खराब है तो भी डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन अब भी माँ बाप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते घर में। जब सुसाइड तक बच्चा पहुंच जाता है या डैमेज इज डन तब देखते हैं। बीच वाला प्रोसेस कितना ज़रूरी है माँ बाप के लिए कि पता करे बच्चा ठीक है या नहीं? अच्छा, यहाँ पे ना टेक्निकली दो बातें आ जाती हैं। एक होते हैं रिस्क फैक्टर्स और एक होते हैं वार्निंग साइंस। ओके, सो वार्निंग साइंस मीन्स द इमीडिएट डेंजर। जब द पर्सन इज़ फ्लोटिंग नॉन थ्रेटनिंग इंफॉर्मेशन, जैसे कि इफ़ यू से टू समवन दैट आई लव यू, उसके जवाब में वो आपको बच्चा या बड़ा कहता है कि आई विल मिस यू। So these are the warning signs. We should be taking care of it. अच्छा, और रिस्क फैक्टर्स में चीज़ें बहुत सारी आती हैं जिसमें क्रॉनिक इलनेसेस होती हैं, पेन की हिस्ट्री होती है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के डिसऑर्डर्स होते हैं, आइसोलेशन होती है बहुत लंबे दौरानी की। इसके अलावा नो सोशल सपोर्ट, नो फैमिली सपोर्ट इज़ द रिस्क फैक्टर। और वार्निंग साइंस में इमीडिएट हमें फ़ौरन उनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए दैट वी आर हियर, यू आर नॉट अलोन, यू कैन फील दैट वे, ऑल ऑफ अबव। हम वो जब बात करने की कोशिश करते हैं तो वी आर लाइक हाउ कैन यू फील दैट वे, यू आर लव्ड हियर, यू आर जस्ट सो मच बीन loved and emotionally connected to us. How can you feel that way? You cannot leave us. We cannot understand them. Yes, we do not understand them and we stop them not to feel that way, and that's not okay. अच्छा वर्दा, इसमें एक और चीज़ ये भी आती है कि आजकल बच्चे वैसे ही अकेले रहते हैं, या अगर बच्चे अकेले नहीं रहते तो अम्मा बाबा की अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, वो काम कर रहे होते हैं। बच्चा अगर पढ़कर काम करके 7 दिन के बाद आता है तो ही और शी यूज्ड टू स्टे इन द रूम, क्योंकि वो अपना काम कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट पे। माँ बाबा ये एज्यूम करते हैं, तो वो आइसोलेशन, अब वो आइसोलेशन रही नहीं है कि या तो बच्चा बहुत ज़्यादा फैमिली में रहता हो, एकदम आइसोलेट हो जाए तो हमें समझ भी है, एक वो रह ही अकेला रहा है। उस पर चेक एंड बैलेंस रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि माँ बाप को तो आता है कि बच्चा तो रोज़ाना ही आता है, रोज़ाना ही ऐसे मसरूफ रहता है। यस, यू राइट। अच्छा, इसमें ना दो बातें आ जाती हैं, एक क्वांटिटी ऑफ टाइम होता है और एक होता है क्वालिटी ऑफ टाइम। इट्स नेवर अबाउट क्वांटिटी कि सारा दिन माएँ बाज़ोकात घर में होती हैं, हाउस वाइफ्स हैं, उसके बावजूद वो बच्चे को वो तवज्जो नहीं दे पा रही होती हैं, दैट इज़ क्वालिटी इज़ मिसिंग। और जहाँ पे वर्किंग पेरेंट्स आते हैं और उनको ये क्वालिटी डिफ़ाइन कर लेनी चाहिए कि नो मैटर व्हाट वी हैव टू बी ऑन टेबल फॉर डिनर, ताकि वो एक दूसरे को बेहतर तरीके से बैठ के समझ सकें, एक इमोशनली कनेक्टिविटी को फील कर सकें। दैट्स हाउ। अच्छा, ये फरमाइए कि एक तो मतलब इस बात में भी थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि 8% तक अगर एक आ रहा है कि खुदकुशी का रेशो बढ़ गया हुआ है, तो इसमें इजाफे की वजूहात अचानक ही कुछ हो गई हैं या मुसलसल हालात ऐसे आ रहे हैं कि जो जिसकी बुनियाद के ऊपर ये मतलब हो गया? और अगर कोई क्या मतलब वालिदैन को या घर वालों को ऐसे इशारे मिल रहे हैं जिसकी बुनियाद पे वो तय करें कि इस बच्चे को बचाना बड़ा ज़रूरी है या बच्ची को बचाना बड़ा ज़रूरी है? यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, ये 8% जो आपने बताया, ये रिसेंट रिसर्च है, 1 साल पहले ही हुई है। बेसिकली जब से पैंडेमिक हिट हुआ है, हम सबकी ज़िंदगियों में आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हो गया है। इसकी वजह से होपलेसनेस और डेस्परेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एंड ऑल ऑफ अबव हम एक दूसरे से बात करना ज़रूरी नहीं समझते हैं। वट एवर वी आर फीलिंग, वट एवर going through and we want to face it as an alone। ख़ास तौर पे वो लोग जिनके अंदर suicidal tendencies होती हैं, they are just hiding it। अगर हम इसको ये कह दें कि बेटे suicidal thoughts are common and you can talk about it, तो हम ज़्यादा उनको अकोमोडेट कर सकते हैं, उनको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ऑल ऑफ अबव जब हम उनको ये कह दें कि वी आर हियर फॉर यू, यू आर नॉट अलोन इनटू इट, और ये कोई इतना बड़ा टैबू या स्टिग्मा नहीं है, इसके बारे में बात की जा सकती है। अच्छा, हमारे यहाँ एक और जो बड़ा रॉन्ग सा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो शायद सुसाइडल उनके अंदर ज़्यादा आएगी फीलिंग कि लेट्स डू दैट। हालांकि इसके ऑपोजिट होता है, इसके टोटली बरक्स होता है। जब वो अपनी थॉट्स को शेयर कर लेते हैं तो उनको एक तरह से रिलीफ मिल जाता है। यस, एंड दे नो कि ये एक बड़ा थोड़े से अरसे का दौरानिया है, जस्ट इट वुड जस्ट गो अवे। इसका जी सर आप पूछें, ये बताइए कि अगर इशारे मिल रहे हैं, हमें ऐसे पता चल रहा है कि इसके अंदर ऐसी टेंडेंसी पाई जाती है जिसकी बुनियाद के ऊपर कोई
मरीज ही कहना चाहिए, जाहिर है ये एक बीमारी है, खुदकुशी की तरफ जा सकता है या जा सकती है, तो फिर उसके हल के लिए क्या ज़रूरी है कि किसी साइकोलॉजिस्ट वगैरह को ही दिखाया जाए, या जो लोग अफोर्ड नहीं करते वो घर में अपने तौर पे कोई चीज़ जिसके ऊपर अमल करके, एक तो बात होगी इसको टाइम दें, उसको सुने, लेकिन और क्या क्या किया जाए? अच्छा देखिए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना ना अभी भी हमारे यहाँ बहुत कोई अवलीन तरजीह नहीं दी जाती है। इसके अलावा उनको फौरी तौर पर इमरजेंसी में लेके जाएं, रेस्क्यू वालों से रब्ता करें जो कि फुली ट्रेंड होते हैं, उनसे बात करने के मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस के थ्रू उनसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ द थिंग दैट इज़ मेकिंग यू थॉट दैट वे। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, उनको लग रहा होता है जो सुसाइड की तरफ जा रहे होते हैं, उनको लग रहा होता है दैट इज़ द ओनली एस्केप एंड दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन। जब उनको मुख्तलिफ़ तरह से हेल्प मिलती है तो वो रियलाइज़ करते हैं कि ये सोल्यूशन नहीं है, इसके अलावा भी ABCD और भी बहुत से सोल्यूशंस मौजूद हैं एंड वी कैन ऑप्ट वन ऑफ देम। जी अच्छा, हरमीत हरमीत हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। जी हरमीत। जी अच्छा, डॉक्टर साहब अगर हम देखें, एक तरफ रऊफ साहब ने जिक्र भी किया, लेकिन अब अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाते हैं या कॉलेज के हॉस्टल की तरफ जाते हैं, हम भी उसका हिस्सा की ज़माने में रहे हैं, लेकिन अब सूरत हाल बहुत बदलती हमें नज़र आती है। हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अगर कोई स्टूडेंट जो है वो परेशान है, कुछ मसले में है, उसमें मुब्तला हो चुका है, तो उमूमन ये देखा गया है कि वो स्मोकिंग की तरफ या कुछ और ऐसे नशे हैं जो उसकी तरफ चले जाता है। तो ये कितना नुकसानदेह है, बजाय हम देखते हैं कि जो दोस्त हैं आसपास के, जो उसके स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी यही मशवरा देते हैं कि शायद एक कश लगाने से आपकी सारे मसाइल में ये हल हो जाएंगे। ये कितना नुकसानदेह है, आगे जाके उसको क्या करना चाहिए कि क्या कि जी 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 ठीक है, ओके जी। अच्छा, ऐसा है कि जो हम उम्र होते हैं या जो पीयर्स होते हैं वो भी उतनी ही उम्र के होते हैं, उनका भी उतना ही एक्सपीरियंस होता है जितना आपका होता है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी ट्रस्ट वर्दी अपने से बड़े, ऑब्वियसली पेरेंट्स के पास बच्चे सीख नहीं करते हेल्प, क्योंकि एक लिहाज होता है, एक रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप होता है, या एक डर होता है क्योंकि वो डिसिप्लिन कर रहे होते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स। अपने किसी टीचर से, अपने कैंपस काउंसलर से, अपने किसी मेंटोर से, अपने किसी कज़न से ज़रूर ट्रस्ट वर्दी हमें बात करनी चाहिए। अच्छा, इसके लिए एक ये भी है कि देखिए, दोस्त नहीं होते आपके अम्मा अब्बा, बड़ी कोशिश की जाती है। आजकल के जो दोस्त बनने की कोशिश करते हैं वो भी अल्टीमेटली अम्मा अब्बा ही होते हैं। खुदकुशी एक बहुत, मुझे लगता है ऐसे बहुत हिम्मत वाला काम है, बड़ा हौसला चाहिए होता है आपको, लेकिन दरअसल एक बुज़दिली है कि आप ज़िंदगी से भागते हो, आप चीज़ों से भागते हो, लेकिन खुदकुशी दिखाई बहुत जा रही है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर आप सोशल मीडिया देखें, आप इंस्टाग्राम देखें, हमारी खबरें देख लें, हमारा मीडिया देख लें, हम अगर ये बताते हैं कि इसने खुदकुशी कर ली और उसकी वजह ये है, तो हम बहुत सारे साथ साथ तरीके भी बता रहे होते हैं। कितना लोगों को पता लग गया इस हवाले से कि इस तरह से जान दी जा सकती है। ड्रामों में जो हम दिखा रहे हैं, जो हम खबरों में दिखा रहे हैं, इससे भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोग इस चीज़ पे कन्विंस हो जाते हैं कि हमारे पास यही रास्ता है कि ज़िंदगी ख़त्म कर लो। You're so right। अच्छा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज तरीके से इसको दिखाया जा रहा है कि जो खुदकुशी कर लेता है वो इवेंचुअली हीरो बन जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है, वो हरगिज़ हीरो नहीं होता। दैट मीन्स कि 2-3 फैक्टर्स हैं जिनको वो नहीं से कोप अप कर पा रहा है। उन 2-3 फैक्टर्स में आता है जैसे कि बुरी कोई ख़बर मिली है उसको नहीं कोप अप कर पा रहा, अपने बुरे मूड के साथ वो हैंडलिंग नहीं कर पा रहा, या फिर उसको ऑकवर्ड सोशल इंटरेक्शन से मसला हो रहा है जिसकी वजह से उसको डीलिंग नहीं आ रही, उसको कोपिंग नहीं आ रही है, एंड फॉर दैट रीज़न ही और शी फाइंड्स एन एस्केप। एंड अगेन वही बात है, उनके नज़दीक ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, जबकि ये सोल्यूशन एक्चुअली नहीं। अच्छा, आपके पास जो केसेस आते हैं उसमें बहुत सारे केसेस आते होंगे, ऐसे होते होंगे जिन्होंने ऑलरेडी सुसाइड अटेम्प्ट की होती है। यस, मतलब वो भी आप समझे कि आप एक तो मौत को करीब से देख लेते हैं या फिर आप जिंदगी की तरफ वापस लौटते हैं। यस, इस तरह को हम किस तरह से, अगर हम घर में वालिदैन को या बहन भाइयों को या दोस्त से बाप को समझाने की कोशिश करें कि अगर कोई बंदा इस तरह की थॉट रख रहा है तो उसको जिंदगी की तरफ वापस लेके आया जाए, आप इसे किस तरह से करती हैं, हाउ टू डू इट? ओके, देखिए हमारे पास जब आते हैं ना तो वो बहुत सी बातें ऐसी भी शेयर करते हैं, या आप यूँ कह लीजिए कि हम प्रोफेशनली उनसे इतनी क्वेश्चनिंग करते हैं या उनसे हम इतनी अच्छी रेपो बनाते हैं कि वो हमें बिल्कुल वो बातें बताने लगते हैं जो उनके दिल में एक्चुअली होती हैं, ठीक है। जो कि आप वही बात है कि वो पेरेंट्स से कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर रहे होते हैं, पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर कर रहे होते हैं, फ्रेंड्स को नहीं शेयर कर रहे होते हैं, ऑल ऑफ अबव। उनको इस बात का इतना ज़्यादा खौफ होता है कि हमें जज्ड होंगे हम,
लोग हमें नहीं समझेंगे, लोग हमें ना रीअश्योरेंस देंगे, एंड फॉर दैट रीजन इफ दे आर कमिंग फॉर प्रोफेशनल हेल्प दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन वी कैन लोग आते हैं वैसे प्रोफेशनल हेल्प के लिए? यस, बहुत लोग आते हैं। अब बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर अवेयरनेस हो गई है, लोग इस चीज़ को अब टैबू भी नहीं समझते हैं, एक्सेप्ट कर लिया है कि वाकई ही जिस तरह हमारे पेट में दर्द होता है, हमारे दिल के मसले होते हैं, इसी तरह अगर हमारा दिमाग हैप्पी या हेल्दी नहीं है तो हमें एक साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। अच्छा, ज़्यादातर ट्रेंड किस तरह के होते हैं, मतलब बच्चों के वही माहौल से बेजारी? अच्छा, मेरे पास जो अब मोहब्बत में नाकामी तो एक बहुत बड़ा करियर रिवर्सल एक बहुत बड़ा मसला है कि जी जॉब उस तरह से प्रमोशंस नहीं मिल रही हैं जिस तरह से हमारा वर्क स्ट्रेस है, हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अदर देन दैट जो मेरे पास कुछ अर्से से बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं वो मिड लाइफ क्राइसिस के हैं, जैसे कि जो 35-36 साल से लेके 45 साल की उम्र के बीच के जो लोग होते हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि इस उम्र के लोग ज़्यादा होते हैं, ना वो यंगस्टर्स हैं ना वो ओल्ड एज है, और all of above they have been to a certain at a point like वो टॉप पे हैं, ठीक है, और अब उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी स्ट्रगल्स, कोई नए चैलेंजेस होते नहीं हैं, so they do not understand why we are feeling some hopelessness, why we are not as happy healthy as we used to be। तो उनके पास इस तरह के बहुत से सवाल होते हैं and we used to cater them। That's really good, Varda. Thank you so much You're for being welcome. here. Thank you very much. ये वाला जो सेगमेंट है उसे करने का मकसद ये था कि ज़िंदगी से मायूस होना इट्स ओके, कोई मसला होना इट्स ओके, चीज़ें होती हैं, स्ट्रेसेस होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन कंसल्टेशन करें, मदद के लिए रुजू करें, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन सो फार है। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 2-3 दिन से हम आपको काफ़ी ऑन एंड ऑफ जिक्र करते हैं, लेकिन हमारी ये रिपोर्ट स्किप हो जाती है, पता नहीं कहाँ चली जाती है, लेकिन हम जिक्र करते हैं आपसे ऑन एंड ऑफ लाहौर शहर में या मुख्तलिफ शहरों में नापैद होती हुई रंगीन और खूबसूरत चारपाइयाँ जो कि पहले शादी में जहेज़ों में दी जाती थी, जो होते हैं ना पाए, बड़े बड़े तो पाए भी वो जो सिरी पाए वाले पाए नहीं, लेकिन सर अब चारपाई के पाए, लेकिन अब देखिए ना ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया शहरों में, लेकिन अभी भी आप अगर गाँव साइड या देहात साइड पे जाए तो आपको अभी भी चार पे भी बैठकर अच्छा फील होता है, और फिर दरख्त के नीचे आप बैठे हो और फिर चार पे भी बैठे हो। बड़ा खुसूसी है किस तरीके से मतलब उसको बनाया जाता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन मतलब ये है कि अभी भी छोटे इलाकों में ट्रेंड है कि जिस वक्त शादी होती है तो बच्ची के साथ दहेज में उस तरह की चीजें दी चारपाइयाँ दी जाती हैं और बड़ा कल्चर का हिस्सा है हमारा भाई। मतलब पंजाबी में मंजी कहते हैं, राइट? मंजी कितने डावा जो मशहूर है। मुझे नहीं मालूम कि हरमीत के इलाके में चारपाइयों का वो रुझान है या नहीं है। हरमीत, आपके इलाके में क्या है, रंगीन पाए वाली चारपाइयाँ होती हैं? रूसफ, हमने मंजी कितने डावा, वैसे बात आपकी दुरुस्त है कि वहाँ में भी ऐसा ही होता है कि खैबर पख्तूनख्वा में तो खैर बहुत ज़्यादा ये है, वहाँ पे जब शादियाँ होती थी तब गांव में देहातों में, अब तो बहुत सारी चीज़ें बदलती जा रही हैं, लेकिन जो पहाड़ी लोग हैं वहाँ पे अभी ये रिवाज उधर है कि शादी जब होती है तो तब दुल्हन के साथ जो है वो रंगीन ये कलरफुल जो है मुख्तलिफ कलर से पेंट किए हुए जो चारपाई होती है वो दी जाती है, 2 चारपाइयाँ जो है वो दी जाती हैं। और इसी तरह हमने देखा है कि गांव में वो कल्चर वो आज भी है। और ये चीज़ मैं सिंगापुर गया तो वहाँ पे मैंने देखा कि पाकिस्तानी हमारे दोस्त उसने खाने में हमें इन्वाइट किया और मैं हैरान हुआ कि उसने पूरे घर में ना चारपाइयाँ रखी थी। तो मैंने कहा ये क्या, यहाँ पे तो ट्रेंड काफ़ी चेंज है। तो उसने कहा ये मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैंने कहा ये स्पेशली पाकिस्तान से मंगवाई हैं और यहाँ पे बनाने के लिए तो कारीगर मौजूद नहीं है, तो मैं वहाँ से ही लेके आया हूँ। तो ये चीज़ हम देखते हैं कि शायद अब आप देखें जो कनाडा में दोस्त हैं वो भी इसकी बड़ी ज़्यादा डिमांड करते हैं, लेकिन आपकी बात दोस्त है कि शहरों में ये रिवाज जो है चारपाइयों का वो कम होता चला जाए, लेकिन गांव में आज भी हमारे जितने भी डेरे होते हैं वहाँ पे बैठने के लिए जो लोग आते हैं चारपाइयाँ होती हैं और उसके साथ साथ जो है वो घरों में भी ये जो है रखी जाती हैं बाकायदा। एक तो चारपाई का
फायदा ये है कि आप जब भी थके होते हैं, पूरा दिन आप थके क्यों ना हो, आप आराम से उसमें लेट जाएं तो थकावट जो है वो काफी दूर हो जाती है। लेकिन ये थकावट दूर करने के लिए किस किस तरह से इसको बनाया जाता है हरमीत, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। चलिए जी, हम देर नहीं करते, क्विक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं और कारीगर कितनी मेहनत करता है फिर जाके बनती है ये। चलिए जी रिपोर्ट देखें। पंजाब के कल्चर में शामिल घरों और डेरों की शान रंगीन चारपाइयां बदलते दौर के साथ साथ रंगीन पायों वाली चारपाइयां देवता जीनत हो गई हैं। आम और चील की लकड़ी को हुंडर से काटकर पायों की शक्ल देना और फिर उन्हें रंगों से मजीद भरना इन कारीगरों का खासा है। मंजियां की गल पा करते थे भाई, मंजी आज भी इसका म्यार वही है और अच्छी बनती है, माड़ी नहीं। लोहे दियां वाल लोग गए सन लेकिन लोहे की मंजी ਨਾਕਾਮ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਭਾਈ ਨੇ ਰੰਗੀਨ ਪਾਵੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚਾਰਪਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰਪਾਈਆਂ ਵੀ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਚਾਰਪਾਈਆਂ ਔਰ ਰੰਗੀਨ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਹੇਜ਼ 'ਚ ਦੇਣਾ ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਵਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। चार खूबसूरत पायों से एक फ्रेम बनाना भी मेहनत तलब काम है। चार पाई की बनवाई के वक्त मुख्तलिफ डिजाइन कारीगरों की महारत और मेहनत का मुंह सबूत है। कैमरा टीम के साथ उमर रफीक, पब्लिक न्यूज, सफदराबाद। अच्छा, एक बात तो बिल्कुल ठीक थी सर, जो होती है ना लोहे की चारपाई वो फील ही नहीं देती। अच्छा इसमें एक बड़ी ये होता है कि हमारे ज़माने में जो चारपाई होती थी ना वो बांध की बनी होती थी। अच्छा, छोटी पतली रस्सी की, और उससे वो बनती थी और उसको फिर हर कुछ अरसे बाद कसवाना पड़ता था, वो ढीली पड़ जाती थी। तो ये भी एक रिवायत का हिस्सा था। अब वो नहीं रहा हुआ मेरे ख्याल में, शायद वो पता नहीं जो लेते होंगे चारपाइयाँ शायद उनके अब बांध की नहीं बनती, सूत्र की शायद होती है या लोहार की। हाँ, उसको आप उससे कस नहीं सकते। असल में एक बड़ा ट्रेंड जो आ गया ना वो जो है कि फोम ने आपके, चूंकि चारपाई होगी इसके ऊपर गद्दा भी और तरह का होगा, फोम ने बड़ा तब्दील कर दिया। हम यूज्ड टू हो गए आसानी के और आसाइश के। इसमें नीचे ज़ाहिर है मतलब आप गद्दा बिछाएंगे, गद्दा गर्मी में गर्मी लगेगी, लेकिन यह है कि अगर आप पतली चादर के आदत डाल लें, चादर के साथ इसके ऊपर लेटेंगी तो बड़ा मजा है। मतलब मैं तो लेटा हूँ, मुझे तो पता है। सर आपको तो देखिए इस फील का अंदाजा है, हरमीत को भी है। और देखिए अगर आप शहरों की बात करें तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे थीम्ड रेस्टोरेंट बने हैं जहाँ पर चारपाइयाँ रखी जाती हैं। अच्छा, आप नॉर्दर्न एरियाज में जाए तो हरमीत आपको तो बहुत पता होगा, वहाँ पर जहाँ से आप शार बैरी होती है ना उसके बिल्कुल ऊपर वो रखते हैं चारपाइयाँ, और चारपाइयाँ रख के पाँव नीचे आप शार में मतलब आप पानी में कर लेते हैं, फिर वहाँ गरम गरम पकौड़े आते हैं, गरम गरम चिप्स आती है। तो ये फील आपको जाके नॉर्दर्न एरियाज में भी आती है, ऐसे ही है। वहाँ पे जिस तरह रूस साहब ने जिक्र किया तो ये जो है जिस तरह ये लोहे के मंजियाँ आई हैं ये वहाँ पे बहुत ही कम देखने को मिलती है। खैबर पख्तूनख्वा की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे हर दूसरे मोहल्ले में कोई ना कोई कारीगर जो है वो पाया जाता है। और वैसे भी ख़वातीन इतनी तगड़ी होती हैं, वो जो देहात की होती हैं वो खुद मंजी को कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे बनाना है, वो उससे उनको भी इस सारी चीज़ की समझ होती है। तो आज भी हम देखते हैं कि क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े बरामदे होते हैं। शहर की बात करें तो आपको पता है कि रोज़ साहब जिसे कहते हैं पंजाबी में वेड़ा, तो यहाँ पे वो चीज़ें तो नहीं नज़र आती, लेकिन वहाँ पे वो सारी चीज़ें होती हैं और बड़े बड़े घर होते हैं, बड़े बड़े सहन होते हैं, तो बैठना होता है। तो इतनी चेयर्स, इतने सोफे तो नहीं वहाँ पे रिवाज भी नहीं है और इतने इस तरफ आगे लोग जाते भी नहीं है। तो मंजा जो है या मंजी जो है वो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नजर आएंगे, और वो खासकर लकड़ी से और बड़े डिज़ाइन करदा जो है वो होंगे। और आपकी बात दुरुस्त है कि खासकर जो हम जाते हैं कोयटा या दीगर ऐसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा के या पंजाब में जो पश्तून कल्चर टाइप के जो बने हुए हैं रेस्टोरेंट हैं, उसमें भी आपको चारपाइयाँ बड़ी ज़्यादा नजर आएंगी। ट्रक अड्डे हरमीत खास तौर पे जो होते हैं ना, जहाँ पे बसों के अड्डे, ट्रक अड्डे वहाँ पे होंगे, जहाँ चाय के ढाबे होंगे, उस तरीके से खाने पीने की होंगी, तो वहाँ आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि कोई आपको ख़ास तौर पर नॉर्दर्न एरियाज़ में या मतलब उससे मुंसलिक इलाकों में कि आपको कोई मेज़ कुर्सी पेश करेगा। वो आएंगे ट्रक वाले, वो प्रेफर करेंगे कि उसके ऊपर चौकड़ी मार के बैठे, टांगे ऊपर रख के बैठे और आराम से, मतलब वो जो बहुत अच्छे हैं उनको मैंने देखा है नॉर्दर्न एरियाज़ में कि वो गाँव तक के साथ लगा देते हैं। ये भी एक है, ये भी एक चीज़ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
हाँ, वो शनवारी रेस्टोरेंट जो बन गए हुए हैं, शनवारी होटल, वहाँ पे जनाब बहुत से मैंने देखा है कि चारपाई के ऊपर चादर बिछा के और गाँव तकिए लगा के लोग बैठे हुए बड़े मजे के साथ। और सर आपको पता है मैं खवातीन की वैसे भी सर्दियों में मकई की फसल जब पकती है तो चौकीदारी के लिए ना बहुत सारे लोग जो हैं खेतों में चारपाइयाँ जो है वो बिछा देते हैं, और मैंने खुद वैसे ये चौकीदारी का काम किया है, देखभाल हम करते थे कि मंजी ला दी और उसके ऊपर सो के पूरी रात जो है वो बैठे थे, गपशपें भी चलती थी। तो ये आज भी वो चीज़ें जो हैं वो आज भी हैं, लेकिन शहरों में अगर हम देखें ये चीज़ें बड़ी नायाब हमें नज़र आती हैं। और वैसे भी शहरी जब जाते हैं देहात की तरफ तो वो बड़ा रिलैक्स फील करते हैं इन्हीं चारपाइयों पर बैठ के। वो गाँव की वो जो कुदरती मनाजिर होते हैं उसको आप चारपाई पर बैठ के या लेट के बड़े आराम से ढीले ढाले भाई आराम से लेट के आप एंजॉय भी करें, और अगर आप चाय मिल जाती है तो भाई। लेकिन हरमीत आपने एक चीज़ का जिक्र किया, मैं उसको सेकंड करती हूँ सर। ये जो आर्ट है ना, ये सिर्फ अभी हमने जो सारे कारीगर दिखाए हैं वो मेल दिखाए हैं। आपको पता है खवातीन में भी ये एक आर्ट होता है, चारपाई बुनने का आर्ट खवातीन में, जिसको मतलब अगर मुख्तलिफ घरों की बात करें देहात या गाँव की, तो उस औरत को बड़ा आर्टिस्ट समझा जाता है, जो कहते हैं यार ये चारपाई बुन लेती है, इसको आती है चारपाई बुननी। हमने चल के एक फिल्म का ट्रेलर भी दिखाना, ट्रेलर भी है हमारे पास, तो वो आपको भी दिखाते हैं। ट्रेलर देख के वापस आए। I miss the desert. I miss the sea. And I miss waking up every morning wondering what wonderful adventure the new day will bring to us. Those days have come and gone. Perhaps not. I don't believe in magic, but a few times in my life I've seen things I can't explain. And I've come to believe it's not so much what you believe. It's how hard you believe it. Who is this man? I'm her godfather. Who is this man, sir? Who is this इंडियाना man? जोन्स, Yes. इंडियाना जोन्स, हैरिसन The फोर्ड Dial की of वो Destiny. शानदार सीरीज जिसमें 3 पहले बन चुकी थी, वो आपने देखी होंगी जो लोग शायकीन हैं। ये चौथी उसकी फिल्म है और ये आने वाली है जल्दी, और लोग बड़े शायकीन उसका बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हम तो आपके रिव्यू का इंतजार करते हैं कि आपने हमें रिव्यू देना था। मैं और हरमीत हमेशा आपको बहुत मिस करते हैं इस तरह के ट्रेलर के रिव्यूज में। ये एडवेंचर फिल्म का जिक्र होता है। हाँ हरमीत, एडवेंचर के हवाले से देखा जाए तो इंडियाना जोन्स की ये जितनी भी सीरीज की कहानियां हैं, पास्ट में जाके आपको उसको रीलिव करते हैं जो माजी है उसको, और इंडियाना जोन्स का हंटर तो ख़ास तौर पे बड़ा कमाल दिखाता है। तो कहानियाँ जो हैं उनको इस तरह से बुना जाता है, उसकी बुनत ऐसी है कि जिसमें इंडियाना जोन्स किसी न किसी सफ़र पर निकला हुआ है। मुझे तो याद दिलाती हैं बहुत सी कहानियों की, अंग्रेज़ी भी और उर्दू भी, जहाँ पे इस तरह की मतलब फैंटेसी के साथ एडवेंचर मिल जाता है, तो बड़ा मज़ा आता है। मैं इंडियाना जोन्स का काफ़ी पसंद करने वाला हूँ, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं देखता, वो जो मैंने पहले कहा था साइंस फिक्शन वगैरह टाइप की फिल्में, लेकिन ये डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। सर ये इमेजिनेशन है ना, बल्कि आप पास्ट की बात करें तो वो एजम्पशंस को, इमेजिनेशन को पिक्चराइज करना और फिर दिखाना, फिर आपको ड्राइव करके टाइम मशीन के थ्रू ले जाना, सो दैट इज़ द आर्ट। तो ट्रेलर सीम्स टू बी लाइक वेरी गुड, तो जाएं और जाके देखें। अब हम भी चलते हैं, आप छुट्टी, इंशाल्लाह आपसे कल होगी मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।